देख पाया हो नंबर तो जी जी कोई बात नहीं। खैर आज तो आप हमसे रूबरू हैं ही। जी तो अब इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो जी सभी को नमस्कार। इतवार के दिन लेखक के संग इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के आयोजन में सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ लंदन से कथाकार जकिया द्विवेदी जुड़ी हुई हैं। हमने अपने एक कार्यक्रम में लंदन से ही तेजल शर्मा जी को सुना था और काफी लोगों ने उसका स्वागत किया था। उसी को देखते हुए हमने इस कड़ी में जकिया द्विवेदी जी को रखा है। और हमारा एक और मकसद था कि पुरुष का अनुभव जो है और स्त्री का अनुभव उसमें कुछ तो अंतर जरूर आएगा ही, लेखन और साहित्य के सिलसिले में, जीवन के सिलसिले में। तो वो आज हम जकिया जी से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका फॉर्मेट मैडम सिर्फ ये होता है कि आपको लगभग 45-50 मिनट या जितना आप बोल पाए, आपको अपने सृजन, परिवेश, जीवन उसको लेकर बात करनी होती है। और उसके बाद यह सेशन ओपन होता है और फिर कुछ सवाल जवाब चलते हैं। जो जिज्ञासाएं होती हैं हमारे मित्रों की, विद्यार्थियों की, वो आपसे वो साझा करेंगे और आप उनका यथासंभव जो उचित होगा आप उत्तर देंगे। तो ये कोई बहुत उस तरह से एकेडमिक कार्यक्रम उतना नहीं होता है जितना एक लेखकीय और अनौपचारिक कार्यक्रम हो। ये अधिक है, इसीलिए हमने इसका नाम ही रखा है कि इतवार का दिन लेखक के संग। तो मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह जकिया द्विवेदी जी का औपचारिक परिचय और स्वागत करें। पांडे सर। आज लेखक के संग के 9वें अध्याय में जकिया द्विवेदी जी का हिंदी विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, प्रयाग की धरती की ओर से, भारतवर्ष की ओर से उनका स्वागत है। मैं पहले तो क्षमा याचना कर लूं। कार्ड छपते समय जकिया द्विवेदी जी के नाम के आगे नुक्ता नहीं लगा था, जिसके कारण मुझे लगता है कि शायद उनको कुछ परेशानी हुई होगी, क्योंकि नुक्ता की परंपरा में जलील और जलील दोनों में बड़ा अंतर आ जाता है। सही है। और हमारा ख्याल है कि अंत तक ये सुधार नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो इसके लिए मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी। लेखक के रूप में जकिया द्विवेदी जी का जो योगदान है वह 2 देशों की नागरिकता और उसकी मानसिकता का परिणाम भी मान सकते हैं। जकिया जी ने पाकिस्तान और ब्रिटेन दोनों की नागरिकता ले रखी है। उनकी कहानियां हिंदुस्तान से गए हुए हिंदुस्तान के लोगों के बीच उनके खंडित व्यक्तित्व के अध्ययन परक भूमिका के रूप में प्रस्तुत करती हैं। स्त्री के कोमल आत्मीय उतार चढ़ाव उनकी कहानियों की केंद्रीय विशेषता है। पहले ही संपर्क में जब मैं दूरभाष से उनसे बात कर रहा था तो ऐसा लगता है
कि जैसे वे जीवन के सार तत्व को पूर्ण करते हुए अपने भार के लिए पीढ़ी तैयार कर रही हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि अब अगली सीढ़ी पर तेजिंदर जी को मैं तैयार कर रही हूं और वे अपनी पहचान अच्छे ढंग से सैनिक के रूप में सेवा करते हुए सिपाही के रूप में प्रस्तुत करेंगे और उनकी आत्मीयता और उनका सद्भाव निरंतर मुझे प्रेरित करता रहा है। मैं उन्हें तैयार कर रही हूं। ऐसा मुझे लगा कि जैसे वे कहानी कह रही हूं, कहानी कहने का जो सलीका है, जो तरीका है, वे बातचीत में उनका प्रयोग कर रही हैं। सांकल कहानी में बाबुल और मारिया जैसे जिंदगी के दामन से उठाई गई जो समस्याएं हैं, जो विद्रूपताएं हैं, जीवन का जो यथार्थ है, वे उसे उकेरती भी हैं, बुनती भी हैं और जैसा मैंने पहले कहा, पहले ही मुलाकात में वे ऐसी अमिट छाप छोड़ती हैं जिससे पूरी की पूरी व्यक्तित्व की जो प्रक्रिया है वो सृजनात्मकता के उन बिंदुओं को जानने के लिए, पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए हमें दिशा और दशा प्रदान करता है। दिनेश जी का यह हिंदी विभाग के लिए सहयोग है। वे लेखकों से रूबरू कराते हैं। उनकी सृजन प्रक्रिया के क्रम में परिवेशगत जो उतार चढ़ाव है, सहयात्री के रूप में, पत्र पत्रिकाओं के रूप में, आंदोलन के रूप में, सेवा भाव के रूप में और एक सामाजिक कसौटी को मानवीय मूल्यों से चरितार्थ करने में कैसे सहायक होती हैं, व्यवहारगत मूल्य सांस्कृतिक मूल्य में कैसे परिवर्तित होते हैं और वे हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। आज इसी क्रम में जाकिया जुबेरी जी आपके सामने हैं। मैं हिंदी विभाग की ओर से, अपनी ओर से, सभी सहयोगियों की ओर से, विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से, प्रशासन की ओर से, जो जुड़े हुए हैं उनकी ओर से भी और जो अनेक साधनों से जुड़े हैं उनकी ओर से भी और जो फिर पुनः YouTube देख करके जुड़ेंगे उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं जाकिया जुबेरी जी से कि वे अपने सृजनात्मक व्यक्तित्व का परिवेशगत स्वरूप में आख्यान प्रस्तुत करें। जाकिया जुबेरी जी। ना उस तरह से उस कसौटी पे उतरना मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं पहले कह दूं, मैं अगर कहीं मेरे आंसू निकल आए तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि इस वक्त ये ख्याल जो मैंने 1965 आपका एक आपने वो बात बताई नहीं, इस वक्त आपका जो एक पॉजिटिव वार्तालाप था मुझसे, उसको मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने आपसे कहा था कि आप 5 साल और क्यों नहीं बढ़ा लेते, आप क्यों रिटायर हो रहे हैं, आप भी होना चाहिए, अभी यहीं रहना चाहिए। तो आपने कहा था नहीं, अब मैं वक्त आ गया है तो मैं चला जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मगर इससे जुड़े रहिएगा और छोड़िएगा नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ी बीमारी होती है। जो हम चलते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें अभी ये काम करना है, लेकिन वो सब रह जाता है, क्योंकि जो एक दिनचर्या होती है, सुबह निकलना घर से और शाम को आना, वो टूट जाती है।
उसकी वजह से इंसान जो है जो कुछ सोचता है वो नहीं कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे अपने पति हैं, जिनको मैंने देखा, लेकिन उन्होंने ये अक्लमंदी की कि वो एसोसिएट डायरेक्टर बने रहे वहाँ, और उन्होंने अपना आना जाना कायम रखा था, लेकिन फिर भी उनका स्वास्थ्य जो है वो साथ नहीं दे सका था। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि रिटायरमेंट नाम जो है, रिटायरमेंट किसी की जिंदगी में नहीं आना चाहिए। और फिर आप लोगों जैसे लोग पढ़े लिखे और कमिटेड अपने देश से, अपने परिवार से, अपने कल्चर से, तो इन लोगों को रहना चाहिए। और दिनेश, आप भी सुन लीजिए, अभी आपको तो काफी दिन है, लेकिन इस पे आप अमल कीजिएगा। और ये तो मैं पहली बात कह दी मैंने, और क्योंकि अब, और फिर दूसरी बात मैं ये कहूंगी, अपना देश नहीं छोड़ना चाहिए। अपना देश जो है अपना ही देश होता है। उसके बाद इंसान बेपानी की मछली बन जाता है। आपको कुछ नहीं पता चलता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊं, मैं आजमगढ़ की हूँ, और मेरा जो परिवार था वो आजमगढ़ के करीब एक जगह है, छोटा सा एक स्टेशन है, उसका नाम है सराय मीर। और सराय मीर से दो तरफ सड़कें जाती हैं। एक गांव है सिकरौर, सिकरौर की मेरी माँ थी, और बखरा के मेरे मालिक थे, मेरे पिताजी थे। मगर वो पढ़ने के लिए निकल गए, और वो कलकत्ते में जाके उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी की और वहाँ पढ़ना चाहते थे। लेकिन जब वहाँ गए तो पता उन्हें चला कि उसी वक्त लाहौर में, जबकि वो लाहौर जो कि भारत था, वहाँ पे सेंट जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज खुल गया है, जो कि एक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज है। तो वो वहाँ पढ़ने चले गए, और वो बाकायदा वहाँ का पहले बैच के वो डॉक्टर थे। 1905 में उन्होंने दाखिला लिया था, और 1911 में वो डॉक्टर बन के निकले थे। और उसके बाद वो सिविल सर्जन बने, और वो उत्तर प्रदेश के हर शहर में जा जा के रहे। और उसमें ये हुआ कि जिस शहर में रहते तो वहाँ एक बच्चा होता था। तो हम लोग 13 भाई बहन थे, और 13 में से अब आखिर में 2 बच्चे, उनकी डेथ हो गई बचपन में, हमारे 2 भाइयों की। हम लोग 11 भाई बहन पल के बड़े हुए, और हम सबसे छोटी औलाद हैं अपने माँ बाप की। और फिर इस वजह से हम सबसे छोटे थे, तो हम आजमगढ़ से निकलना नहीं चाहते थे। हमारे सारे भाई बहन जो थे वो भेज दिए जाते थे कॉन्वेंट, मसूरी और नैनीताल वगैरह पढ़ने। मैं जब वो लोग रोते धोते जाते थे तो मैं बहुत घबराती थी देख के कि ये वक्त मेरे ऊपर भी आएगा। तो मैंने पहले ही से माँ से कहना शुरू कर दिया था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो उन्होंने कहा तू यहाँ रहेगी आजमगढ़ में तो जाहिल रह जाएगी। तो मैं अपने जो सब मुलाजिम थे, और हम लोगों का बाग था, उसके खटिक जो थे, मैं उनके बच्चों से खेला करती थी। तो मैंने कहा तो इनकी जिंदगी क्या खराब है, मैं ऐसे ही रहूंगी। तो माँ मुस्कुरा दी और कुछ बोली नहीं। और हुआ ये कि मैंने 10 साल की उम्र तक पढ़ने से इनकार किया और स्कूल जाने से। तो मेरे साथ के वो बच्चे स्कूल जाने लग गए। एक वक्त ऐसा लगा कि मैं तो अकेली हूँ। तो मैंने माँ से कहा तो कि अब मुझे स्कूल जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तू नहीं स्कूल जाएगी, अब तू ऐसे ही रहेगी। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? कहने बस तेरी शादी कर दूंगी अभी 2-3 साल में। मैं घबरा के रोने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे भेज दीजिए स्कूल। और फिर मैंने अपने भाई से कहा मुझे हिंदी पढ़ना सिखा दीजिए और लिखना। तो मेरे भाई ने स्लेट और पेंसिल मंगवाई, और उसके ऊपर उन्होंने मुझे हिंदी लिखना और पढ़ना सिखाया। और मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते में मैं पढ़ने और लिखने लगी थी। तो मुझे भेजा फिर स्कूल, वो था राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय नाम था मेरे स्कूल का। वो बेसिक स्कूल था, पहली से लेके 5वीं तक। फिर छठी से हम उसमें चले जाते थे सेकेंडरी स्कूल में। तो वहां गई, तो वहां जाके मैंने जो टेस्ट दिया तो मेरा दूसरी क्लास में दाखिला हो गया। तो मैं बड़ी खुश, जैसे कि मुझे एमए की डिग्री मिल गई। अम्मी से आके बताया तो उन्होंने कहा कि तेरी जो उम्र है ना, तुझे तीसरी में होना चाहिए था इस वक्त। अब मैं फिर घबरा गई, लेकिन बहरहाल मैंने दूसरी से पढ़ना शुरू किया, और फिर 6-6 महीने पे मुझे प्रमोशन मिलता रहा। तो मैं जब छठी तक पहुंची हूँ तो मैट्रिक मैंने सही वक्त पे कर लिया था। तो मैं अपना ये अनुभव जो है स्कूल का, वो मेरे लिए बहुत अहम है। क्योंकि आजमगढ़ का वो स्कूल जिसमें मैंने कोई रिक्शे, गाड़ी, कार या ठेला आता था हम लोगों का, मैंने मना किया। मैं अपने उन्हीं बच्चों के साथ टहलती हुई जाती थी
स्कूल अपने, और बड़े पुल पे हम लोग रहते थे। तो उसमें ये होता था कि मैं जाऊं तो मुझे मार बाटा के जूते पहनाए जाते थे, उसका स्ट्रैप लगा के, और अच्छी सी फ्रॉक और सलवार ये वो। तो मैं बड़ी घबराती थी कि इन बच्चों में, मुझे लगता था मैं मैच नहीं खाती हूँ, मेल नहीं खा रही हूँ इन लोगों से। तो मैं घर से निकल के पहले तो जूते का स्ट्रैप खोल देती थी, फिर थोड़ा सा मिट्टी लगा के हाथ में अपने कपड़ों पे लगा लेती थी कि मुझे लगे कि मैं इन्हीं लोगों में से एक हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है कि मेरे अंदर हमेशा एक प्यार और मोहब्बत और अपने लोगों से मिलजुल के रहना, वो वहां से उन बच्चों के साथ पैदा हुआ। और वहां जा, और फिर हमने वहां पे 6ठी तक पढ़ी थी कि हमारे घर वालों ने ये फैसला किया कि वो अब हमको यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद आगे पढ़ने की जगह नहीं थी, और मेरी जिद थी कि मैं हॉस्टल में नहीं जाऊंगी। तो हम सब इलाहाबाद आए, फिर वहां से इलाहाबाद का ही चुनाव हुआ। भाई बहनों ने लखनऊ और अलीगढ़ में पढ़ा था, लेकिन मेरी माँ ने इलाहाबाद आना पसंद किया और हम सब इलाहाबाद आ गए। और वहां पे सिविल लाइंस में आप लोग तो वहीं रहते हैं, आपको कानपुर रोड वगैरह का तो पता ही होगा। हमारी कॉलविन रोड थी और उस पे हम लोग रहते थे। हमारे घर का नाम था बसेरा और नंबर 6 कॉलविन रोड बसेरा। वहां से द्रौपदी घाट करीब था। तो अब हम आजमगढ़ से तो आ गए थे। आजमगढ़ में हमारे घर के साथ नदी बहती थी, उसका नाम था टॉन्स नदी, और वो घाघरा से गोमती निकलती थी, गोमती से टॉन्स निकलती थी। तो टॉन्स हमारे साथ बहती थी और बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़ी बड़ी जगह। तो इलाहाबाद आके हमको पहले घुटन होती थी, तो हम द्रौपदी घाट पहुंच जाते थे किसी की साइकिल पे, अपने भाइयों से के साथ साइकिल पे पीछे बैठ के, और वहां जाके थोड़ा बहुत आजमगढ़ का मजा आता था। लेकिन धीरे धीरे इलाहाबाद से इतने रच बस गए कि फिर इलाहाबाद अच्छा लगने लगा। हम लोग प्रयाग बहुत जाते थे, वहां पे घाट पे जाके मिलना, और जो मेघ मेला और पूस मेला होता था उसको देखना, एक बार जरूर जाना देखने के लिए। तो ये सारा कल्चर जो है भारत का और अपने इलाहाबाद का, वो मेरे अंदर बिल्कुल रच बस गया है और मैं भूल नहीं पाती उसको कभी भी। मगर आपने जैसा कि कहा कि 2 देशों की नागरिकता है, वो वही मेरे लिए बहुत दुख की बात है। नागरिकता एक देश की होनी चाहिए और उस देश की जो आपका अपना देश है। मगर अब मैं इसको यहाँ ले आऊंगी। अब मैं ब्रिटिश नागरिक भी हो गई हूँ, शायद पांडे जी को नहीं पता था, वरना कहते 3 नागरिकता है इनकी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ की भी नागरिक हूँ और मैं समझती हूँ कि इससे मेरा पूरा कमिटमेंट होना चाहिए। जिस देश में रहिए उस देश की थाली में छेद मत कीजिए, और मैं इसको पूरे तरह से संभाल रही हूँ, इस चीज को रख रही हूँ अपने अंदर, और इस देश से भी बहुत प्यार करने लगी हूँ। और इसकी निशानी आप लोग मेरे पीछे देखेंगे, जो हमारा ब्रिटिश झंडा लगा हुआ है यहाँ पे दीवार पे। तो मैं उससे भी प्यार करती हूँ, तिरंगे से भी आज तक मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, लेकिन जनगण मन वो जरूर मैं गा देती हूँ 7 लोगों के। क्योंकि उसके बाद मुझे पूरा अपना बचपन का, जो वहां पे हम लोगों की सुबह की प्रार्थना होती थी, तो उसमें पहले हम जनगण मन गाते थे और उसके बाद हम रघुपति राघव राजा राम ये गाते थे। और इस रघुपति राघव राजा राम से मुझे गांधी जी से बहुत लगाव हो गया। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये चीजें जो थी हमारे बचपन में हम लोगों की घुट्टी में बसा दी जाती थी। अब क्यों नहीं ऐसा होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मैं भारत आती हूँ, कोरोना के बाद से तो रुक गया है। मैं हर साल आती थी और उसमें मैं स्कूलों में जाती थी और वहां उनसे बच्चों से बातें करती थी। मगर मुझे इन बच्चों में वो देशभक्ति, वो भाषा भक्ति, वो माँ बाप की इज्जत, उनका सम्मान, वो सब मुझे नहीं नजर आता है। तो वो सारी दुनिया ही शायद बदल रही है इसलिए होगा, मगर मुझे दुख होता है। मैं भोपाल में एक स्कूल में मुझको बोलना था, तो मैंने वहां पे 6ठी क्लास के बच्चे भी थे, वहां पे सबसे बड़ी क्लास थी वही।
तो उन बच्चों से जब मैं कुछ पूछूं तो वो बच्चे अंग्रेजी में जवाब देते थे। और जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि तुम लोग अंग्रेजी में क्यों जवाब देते हो, हिंदी क्यों नहीं बोलते, तो उन्होंने कहा कि मैम आपको पता नहीं है, हमको इस देश में अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हमको जॉब नहीं मिलेगी, हमको नौकरी नहीं मिलेगी। वो दुख मुझे ऐसा लगा है कि वो आज तक मैं उससे उभर नहीं पाती कि हमारा देश जहाँ की इतनी भाषा, इतनी रिच भाषा जिसे कहना चाहिए, इतना हर तरफ फैल रही है। और यहाँ पे तो भगवान जी शर्मा जी का भला करें, उन्होंने तो ठेका ले लिया है हिंदी का। हिंदी को पढ़ाना, हिंदी को पढ़ना लिखना, खाना सोना उठना बैठना सब हिंदी है। और जिस तरह ये काम कर रहे हैं हिंदी के ऊपर, वो बेइंतहा उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने अपना जीवन ही उसके लिए पूरा वक्फ कर दिया है। और जब ये मुझको मिले तो मुझे ये लगा कि अब मुझे लगता है कि अब मैं हिंदी में कुछ लिख पढ़ पाऊंगी। इसलिए कि बीच का मैंने लिंक जो था वो 8-9 साल का मेरा जो पाकिस्तान का रहा है। मैं ये बता दूं कि मैं पहले इलाहाबाद से, जब मैंने रहती तो इलाहाबाद में थी, पढ़ा बनारस में, तो बनारस से जब मैंने बीए कर लिया तो एक मेरे भाई ईस्ट पाकिस्तान में उनकी पोस्टिंग थी वहां पे, वो वहां रहते थे। तो वो हर बार मुझसे कहते थे तुम छुट्टियों में मेरे पास आओ एक बार, तुम क्यों वहां कराची चली जाती हो। मैं वेस्ट पाकिस्तान जाती थी अपने भाई बहनों से मिलने। सब चले गए थे, मैं और माँ और 3 भाई मेरे यहीं रह गए थे, इलाहाबाद में थे हम लोग। तो मैं उस साल उनके पास गई और 1965 6 सितंबर की वो लड़ाई छिड़ गई और मैं वहीं फंस गई। तो मेरी माँ का वहां पे उस जमाने में तार आता था, टेलीग्राम तार आया कि जहां भी हो वहां पे पढ़ाई शुरू करो, अगर तुमने पढ़ाई नहीं शुरू की तो तुम जैसे ही मिलोगी तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अब उस जमाने में हम लोगों को पढ़ने लिखने का इतना शौक होता था कि शादी से जान निकलती थी। तो मैंने घबरा के अपने भाई से कहा कि मैं क्या करूं, मम्मी कह रही है पढ़ना है। तो उन्होंने कहा यहाँ यूनिवर्सिटी में कोशिश करता हूँ, अगर दाखिला हो गया तो और यहाँ उन्होंने कहा कि इस पाकिस्तान में भारत से इतनी वो नहीं है, उन लोगों को शिकायत नहीं है और वो काफी उनसे खुश हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो शायद तुम्हें वो ले लेंगे। तो मुझे वहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी में एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च था, उसमें दाखिल कर दिया उन्होंने। तो वहां से मैं एमएड करने लग गई थी। अमेरिकन सिस्टम था और उसमें उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भी दे दिया वहाँ का, अमेरिका का कोलोराडो यूनिवर्सिटी का। तो मैं पढ़ने लगी और बहुत खुश थी। दूसरा साल था, फाइनल एग्जाम्स था। तो मेरे सबसे बड़े भाई जो मेरी बाप की जगह थे, क्योंकि मेरे बाप की डेथ हो गई थी जब मैं 5 साल की थी तभी, तो वो बहुत प्यार करते थे मुझसे और उनकी शादी नहीं हुई थी। तो अब जब मैं बड़ी हो गई और यूनिवर्सिटी यहाँ ढाका में पढ़ने लग गई, तब मेरी बहनों इन्होंने कहा कि बाप शादी कर लीजिए, अब तो वो बड़ी हो गई है, आपको नहीं देखभाल की जरूरत है उसको इतनी। तो उनकी शादी होने लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, वो ज़किया नहीं आएगी तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब उसको बाद में पता चलेगा मेरी शादी हो गई है, उसको बहुत सदमा पहुंचेगा, शॉक होगा, तो उसको बुलाओ। बहरहाल मैं इसलिए कराची पहुंची और वहां पे मेरी एक बहन है जो कि ब्रिगेडियर थी आर्मी में और कैप्टन थी वो नेवी में, डॉक्टर थी, लंदन से ही पढ़ के गई थी। उनका कहना था कि नहीं, अब इनको हिंदुस्तान नहीं जाने देना है, अगर ये हिंदुस्तान जाएंगी तो किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेंगी। उन्होंने मेरा ढब देखा हर वक्त भारत वापस आने का और जाने का और शोर मचाना कि अब मेरा वीजा खत्म हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इनको नहीं जाने देना है। तो ये बड़े लोगों ने खुद तय किया, मुझे नहीं पता था कि क्या मेरे खिलाफ चल रही है वहां मुहिम, और जबरदस्ती मेरी शादी वहां पे एक बैंकर से कर दी गई थी, जो कि मेरे ख्याल में मेरे दौर की आखिरी फोर्स्ड मैरिज थी। और बहरहाल जब शादी हो गई तो हम लड़कियां क्या हैं, हम तो तुलसी मेरे आंगन की हैं,
हम तो जहाँ फिर जो दे दिया जाता है हमको जिम्मा, हम उसको निभाते हैं। और उन्होंने हमको बहुत खुश रखा, बहुत प्यार से रखा, बहुत हमारे घर का, जैसे हम लोग इलाहाबाद और आजमगढ़ में रहते थे, बड़ा घर होता था, कार होती थी, नौकर होते थे, तो उन्होंने कोशिश की कि मुझको मेरा फिजिकल आराम पूरा पहुंचाएं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक मेंटल आराम जो है वो बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में आपको कुछ ना मिले और अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं और आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हैं। मुझे पढ़ने का शौक था और वो भी हिंदी पढ़ने का। हिंदी ही की वजह से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोड़ के बनारस गई थी, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस वक्त मैं हिंदी और साइकोलॉजी साथ लेना चाहती थी, तो हिंदी के साथ साइकोलॉजी नहीं मिली वहाँ। तो मैंने ट्राई किया कि कभी मैं इकोनॉमिक्स में ली, मैंने उसमें नहीं चल पाई, फिर मैंने इंग्लिश ली, उसमें भी नहीं चल पाई, फिर फाइनली मैं जाके उर्दू में बैठ गई। वहाँ पे एक डॉक्टर एजाज हुसैन थे शायद, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो थोड़ा सा इतराई वितराई तो उन्होंने कहा कि चलो बैठो, इस क्लास को लो, और उर्दू ले रही हो, कभी पढ़ी है उर्दू? मैंने कहा कि नहीं, बस कुरान शरीफ पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बैठ गई। उसके बाद जब खड़ा उन्होंने कुछ किताब पढ़ने को कही तो मैं घबराहट में चुप। जी मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, आप बोले जी। अच्छा, किसी ने कुछ कहा कि सुनाई नहीं दे रहा है शायद, तो मैं फिर उर्दू क्लास में, बहरहाल एक दिन एक और वो नहीं थे, कोई और टीचर थे, उन्होंने मुझसे कहा कुछ पढ़ने को, मुझसे नहीं पढ़ा गया, तो उन्होंने खड़े खड़े मुझे क्लास से निकाल दिया। उन्होंने कहा यहाँ ही कैसे इस क्लास में, आपको आता बिल्कुल नहीं है, किसने आपको दाखिला दिया? मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मैंने कहा मैं खुदा के बैठ गई और मैं भाग आई वहां से। अब मेरे लिए कोई चारा नहीं था। और मुझे हमेशा से बनारस का, मैंने सुना था सुबह बनारस और शाम अवध, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम। लखनऊ में जाती थी क्योंकि मैं लखनऊ में पैदा हुई हूँ, तो मगर बनारस नहीं कभी जाने का मौका मिला था। तो मैंने अम्मी से कहा, तो अम्मी ने कहा कि दाखिला हो जाए तो चली जाओ। तो वहां पे मेरे एक गॉड फादर थे, उनका नाम था महेश नाम था, नारंग थे शायद। तो उनकी एक स्टेशनरी की दुकान थी और मैं उनके पास जाया करती थी अपनी पेंटिंग और ड्राइंग के लिए चीजें लेने। तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनको बेटी बना लिया था। तो उनसे मैंने कहा मैं बनारस पढ़ने जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी तो ससुराल है, मैं तुम्हारा दाखिला करा दूंगा। तो वो मेरा, उन्होंने कहा, वाइस चांसलर ने कहा कि अगर ये आ भी जाएंगी तो वो नहीं, मैं इनको इम्तिहान नहीं देने दूंगा नॉर्मल, और इनको प्राइवेट इम्तिहान देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं आके यहाँ पढ़ तो सकूंगी? उन्होंने कहा हाँ। तो मैं वहां चली गई और एक कांति खरे थी, वो वहां की वो थी, वार्डन थी। तो उन्होंने कहा कि वो भी वहां प्यार करती थी मुझे। उन्होंने कहा तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ रहा करो। तो मैं उनके ही फ्लैट में रहती थी उनके साथ। और बेचारी ने एक दिन मुझसे कहा कि देखो ज़किया, तुम यहाँ रहती हो और हर वक्त वेजिटेरियन खाना खाना पड़ता है, अगर तुम मीट पकाना जानती हो तो तुम, और वो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। तो मैंने कहा कि मैं तो उसी से जान छुड़ा के आई हूँ, यहाँ पे आप मुझे कह रही कि क्यों? मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता है मीट खाना। कहने लगे अच्छा। तो वो बहुत खुश फिर इससे हुई और मेरा खाना वाना सब वहीं पे चलता रहा उन्हीं के साथ। और मैंने पढ़ा वहां पे और इम्तिहान मैंने प्राइवेट दिया और मैं 3rd डिवीजन में पास हुई। ये आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपने तक रखिएगा, क्योंकि वो इलाहाबाद में इधर से उधर भागती रही, उसके बाद बनारस भेज चली गई। और मेरे भाइयों ने बनारस जाने की मुखालफत की। मैं 3 भाई थे, तो मेरी माँ ने उनको बुला के बैठाया और कहा कि ज़किया जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना चाहती है। तो उन लोगों ने पूछा तो आप जाने दे रही हैं? उन्होंने कहा हाँ, पढ़ने ही तो जा रही है वहाँ। तो उन लोगों ने कहा क्यों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कबाहत है? लखनऊ मुस्लिम कॉलेज में क्या है? ये वहाँ क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों जा रही हैं? तो मैंने कहा, मैं अम्मी ने कहा बताओ इन्हें क्यों जा रही? तो मैंने कहा
तो अगर यह है ऐसे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं जाती और मुस्लिम कॉलेज नहीं जाती, तो ये लोग यहाँ क्यों, ये लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? ये कहना था कि उसमें से जो सबसे बड़े वाले भाई थे वो तो उठ गए, जैसे कि वो हमारे जमाने में तो कोई भी थप्पड़ मार देता था। तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया उनका, खबरदार उस पर हाथ नहीं उठाना। और वो क्या गलत कह रही है, ये क्या बात होती है? मेरी माँ बहुत बड़े दिल की थी और बहुत ज्यादा रची बसी थी वहीं पे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, उनका 1901 में जन्म हुआ था और 2001 में उनकी मृत्यु हुई है। पूरा खजाना थी प्यार और मोहब्बत का, और कल्चर्स को मिला के रखना। और 1901 की पैदा औरत को आप सोच सकते हैं कितनी पढ़ी लिखी होंगी वो। हम लोग क्या कुरान पढ़ा दिया जाता है 6-7 साल की उम्र तक, तो हम लोग उर्दू पढ़ने लगते हैं उस जमाने में। तो वो भी उर्दू पढ़ना जानती थी। उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने कुरान तक अपने को महदूद रखा। उन्होंने वो पढ़ा जो उनको लगा कि वो उससे उनको फायदा होगा। उन्होंने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी, और मैंने नहीं देखा कि वो मजहबी किताबें लिए बैठी पढ़ रही है। वो हिस्ट्री पढ़ा की किताबें पढ़ा करती थी, और रेडियो सुनती थी, और जब टेलीविजन आ गया तो वो टेलीविजन देखा करती थी। और जब वो बहुत बूढ़ी हो गई तो टेलीविजन में वो उनको ये लोग जबरदस्ती पाकिस्तान ले आए थे, और बेचारी रोती धोती आई थी क्योंकि वहां पे कोई बच्चा नहीं था, अकेली हो गई थी। तो यहाँ पे वो खबरें देखती थी, और वो बेनजीर को बैठी कोसा करती थी, और उससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। तो फिर उनके कमरे से टेलीविजन हटा दिया गया। फिर वो अखबार पढ़ती रहती थी, तो अखबार भी बंद कर दिया गया। तो चुप बैठी रहती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी, चुप बैठी। फिर उनका ये काम था कि सबकी प्रॉब्लम सोचती थी, और मुझको कहती थी, जक्को सुनो, वो फलाने के यहाँ ये प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जा सकता है, कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने ये देखा कि वो हर वक्त यही बात करती थी, किस तरह किसकी कैसे मदद की जाए। और फिर 101 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, और 99 साल की उम्र तक मुझे याद है वो बातें बातें अच्छी कर लेती थी, और शायरी बहुत, उर्दू की पढ़ा करती थी तो शायरी बहुत करती थी। तो उन्होंने सबसे बहुत ही ज्यादा प्राउडली कहा कि जकिया जो है इसको हिंदी बहुत अच्छी आती है, इससे तुम हिंदी की कविता सुनो। तो वो मुझे खड़ा कर देती थी, और मैं एक कविता थी, नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता बादल, बेला की 9 पंखड़ियों पे मोती है बरसाता बादल। तो ये कविता उनको भी बहुत पसंद थी, मुझको भी बहुत पसंद थी। तो आज भी मेरे अंदर जो एक भारत का इमेज है वो यही है, बेला की 9 पंखड़ियों पे मोती है बरसाता बादल। वो एक ऐसा देश है, और उसको ख्याल रखना और उसकी देखभाल करना अब ये हम सबके और आप सबके हाथों में है, कि सही को सही और गलत को गलत कहना बहुत जरूरी होता है। मेरी माँ से मैंने ये सीखा। उन्होंने कभी नहीं किसी को माफ किया गलती पे, कभी किसी को नहीं छूट दी गलती पे, और जो सही था उसको उन्होंने कहा और वही सिखाया अपने बच्चों को। तो मैं अपनी जिंदगी बता रही थी कि बीच में एक पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना है जब मैं वहां से शादी होके आ गई थी कराची। तो फिर वो बांग्लादेश बन गया था। फिर जो कुछ हुआ वो उसमें मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मैं थी वहां तब आंदोलन शुरू हो चुका था। तो मैं ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन में हो गई थी, और उनके साथ मैं वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ निकल के बोला करती थी, और सड़कों पे जाके उर्दू में लिखी जो वो होती थी, नंबर प्लेट्स होती थी कारों की, उस पे पत्थर मारती थी सबके साथ, और कोशिश करती थी कि वो टूट जाए। फिर हम लोगों के घरों पे जाके जो जो उर्दू में नाम और नंबर होते थे उसको तोड़ देते थे और हटा देते थे। ये स्टूडेंट्स का पहला वो था, मांग थी कि यहाँ से उर्दू हटाओ और बंगाली पढ़ाओ। वहां पे भी इंग्लिश का काफी वो हो चुका था, हम जहाँ पढ़ रहे थे वहां पे भी इंग्लिश ही होती थी, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च में।
तो बंगाली भाषा के लिए वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि यहाँ ये अलग हो जाए, बांग्लादेश अलग हो जाए और दूसरा हिस्सा अलग हो जाए। तो मैं इनके साथ थी। और उसके बाद मैं जब यहाँ आ गई हूँ तब वो ढाका फॉल हुआ 16 दिसंबर शायद 1971 को, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो मेरे भाई वहां पे फंस गए थे। वो किसी तरह आखिरी जहाज आ रहा था, उसमें वो बच के आए अपने बच्चे लेके। तो ये कहानी मेरी। जी, आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा? शायद यहाँ कोई बीच में बोलता है तो उससे मैं वो हो जाती हूँ, दूसरी तरफ सुनने लगती हूँ। तो फिर ये तो मेरा वो बीच था। और वो उतनी जिंदगी गुजारी वहां मैंने, 2-2.5 साल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए। फिर कराची आई। कराची आके जब शादी हो गई तो एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि दुल्हन, तुम, ये नौकर जा रहा है सब्जी लाने और बाजार जा रहा है, तुम आज लिस्ट तुम बना दो। तो उन्होंने, वो बोलती गई, मैं लिस्ट बनाती गई और एक A4 पेज की लंबी सी लिस्ट थी, वो चली गई। नौकर ड्राइवर के साथ बैठ के गया वो लाने, सौदा लाने। तो कोई आधे घंटे के बाद वापस आ गया और उसने कहा कि अम्मा जी, ये लिस्ट ही नहीं कोई पढ़ पा रहा है, मैं सारे शहर में घुमा हूं लेके। तो उन्होंने कहा लाओ दिखाओ। तो देखा, यूं देखा, कहने लग गई, है ये तुमने क्या लिख दिया है? तो मैंने कहा लिस्ट। कहने लगी तुम्हारी जबान क्या लिखी है तुमने? मैंने कहा हिंदी। तुम हिंदी पढ़ती लिखती हो? मैंने कहा जी अम्मा, मैंने तो भारत में पढ़ा लिखा है। है, हमें तो पता ही नहीं था, अगर हमें पता होता तो मैंने कहा तो क्या होता। तो वो चुप हो गई फिर। मगर उस दिन से उन्होंने मुझे, पाकिस्तान का एक अखबार होता है उसका नाम है जंग अखबार, जो दिल्ली से शुरू हुआ था पार्टीशन से पहले। तो वो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया और एक कॉपी और एक पेंसिल, कहने लग गई रोज बैठ के तुम उर्दू लिखो। अब वो, अभी शादी को तो कुछ ही महीने हुए थे। अब वो रोज बैठ के, मुझे समझ में ना मैं लिख क्या रही हूँ, बहरहाल उनको लिख के दे देती थी। वो खुद भी अनपढ़ थी, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता था, और वो रख लेती थी कि अपना कोई बेटा आएगा तो उसको दिखाऊंगी क्या लिखा है। मगर मैंने वो उनके कहने के हिसाब से कॉपी करती रही, जो हेडलाइन होती थी वो कॉपी करके दे देती थी। मगर मैं पढ़ना तो जानती थी लेकिन लिखना नहीं जानती थी बिल्कुल उर्दू। तो ये वाला माहौल था वहां पे। इस एक बात से आप लोगों को अंदाजा होगा तंग नजरी का, तंग दिली का, और आगे ना बढ़ने देने का। आज पाकिस्तान इसीलिए अभी, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा था मैं पॉलिटिक्स नहीं बोलूंगी, इसलिए मैं यहीं चुप हो जाती हूँ। और बहुत दुख होता है इस बात का कि मुझे फिर एक्सेप्टेंस नहीं मिला वहां पे, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ती लिखती थी। और मैंने भी गांधी जी की बचपन में एक सुनी थी बात कि वो कहते थे हिंदी पढ़ो हिंदी लिखो। तो मैंने उसको गिरा से बांध लिया था। मैंने हिंदी पढ़ी लिखी, मगर मैंने अंग्रेजी उर्दू सबको त्याग दिया। मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे हिंदी पढ़ना है। तो वो हिंदी की वजह से वही एक भाषा मेरी रह गई थी और उसमें पाकिस्तान में गुजर नहीं था। मैं फिर शायद, मैं बहुत अपना अपना देश, अपने लोग बहुत मिस करती थी, सेटल नहीं हो पा रही थी। तो उस बैंक के जो मालिक थे, जिसमें मेरे पति काम करते थे, तो वो मेरे भाई के दोस्त थे। वो भाई जो मेरी बाप की तरह थे। तो मेरे भाई ने उनसे कहा कि ये ज़किया यहाँ खुश नहीं है और थोड़े थोड़े दिनों में कहती है कि मुझे वापस हिंदुस्तान ले चलो। अपने पति से कहती है, वो बिगड़ जाते हैं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि हम उनका तबादला लंदन कर देते हैं, हमारी ब्रांच कोई पाकिस्तान इंडिया में तो है नहीं, तो हम इनको लंदन भेज दें। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने हमें लंदन पोस्टिंग कर दी। और ये बात उन लोगों ने मुझे अब बताई कि तुम्हारे भाई ने कहा था, मुझे ये बात पता नहीं थी कि उस वजह से हम आए थे लंदन। तो बहरहाल लंदन आए हमारे पति, यहाँ पे बहुत अच्छा पूरा एक बैंक उन्होंने यही स्टैब्लिश किया आके। तो वो सेटल हो गए, तो हम भी यहाँ पे। तो हमने पहला काम ये किया कि हमने सोचा कि हम
यहाँ पे कोई हिंदी वाला ढूंढे, तो हमें कोई नहीं मिला, क्योंकि इस खाली यहाँ पे वो, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों में उठते बैठते थे, आते जाते थे, बैंक के थ्रू जो इंडियन बिजनेसमैन वगैरह आते थे उनको वो जानते थे मेरे पति, लेकिन फैमिली को नहीं जानते थे किसी हिंदी। जब 4-5 साल के बाद मुझे एक अपनी पड़ोसन का पता चला कि वो हिंदू है, मैंने फिर उनसे जाके बात की तो पता चला, तो उन्होंने फौरन ही हमको, दिवाली आई थी तो दिवाली पे इनवाइट कर लिया। हम लोग वहां गए, उन्होंने दिवाली, उनको ना देखा कि मैं तो बिल्कुल रची बसी हूँ उसी कल्चर में भारतीय, तो उन्होंने मुझे दिवाली पे बुलाया, तो बदकिस्मती से मेरे बच्चों को, मेरे पति को भी बुला लिया और हम सब पहुंचे, तो उन्होंने मुझे पूजा पे बैठा दिया। मैं तो पक्की थी, मुझे तो सब आता था, मैं बिल्कुल मासूमियत में सब करने बैठ गई। अब जब ये लोग चुप बैठे रहे, इनको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। उसके बाद जब खत्म हुआ तो सबको टीका लगाया गया, इन लोगों को भी लगा दिया गया। अब जब वहां से उठे हम घर आए तो पता चला कि बच्चे रो रहे हैं जोर जोर से, क्या हुआ? कहले इनको, हमको ये लगवा दिया है अम्मी ने, और ये तो क़यामत के दिन जलाया जाता है। ये किसने कहा? तो कहने लगे जो हमको कुरान पढ़ाने आते हैं मौलवी साहब, उन्होंने बताया। तो उनको यहाँ पे कुरान पढ़वाया जा रहा था, वो आके इनको ब्रेन वॉश करके चले जाते थे। बहरहाल वो फिर हमने किसी तरह से सही किया, और फिर हम लोग जब छुट्टियों में पाकिस्तान गए तो वहाँ मेरे भाई ने, मेरे पति ने मेरी शिकायत की कि ये इस तरह बच्चों को ले गई थी और ये करवाया था। मैं इसलिए ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि अंदाजा हो कंट्रास्ट का, कि कितना ज्यादा हम लोग एक दूसरे के उससे, कल्चर से और मजहब से भागते हैं। इन सब चीजों से गुजरते हुए मैंने हमेशा ये सोचा, हर मजहब की इज्जत करो और हर मजहब का जो हो रहा है करो। कोई नहीं बैठे हैं डंडा लिए हुए आपके अल्लाह मियाँ या भगवान जी जो आपको, आपका ये खत्म होगा वो आपकी पिटाई करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। आप, मैं, शर्मा जी से पूछिएगा, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं वहाँ पे वैसे ही करती हूँ जैसे ये करते हैं। मुझे यहाँ पे जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, वो लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ जाके, वो अगर गा गा के नाच रहे हैं तो मैं साथ साथ उनके नाचती हूँ और पढ़ती हूँ। अगर वो क्राइस्ट के सामने बैठ के यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं, वो कर लेती हूँ। वो सब करके जितने लोगों को आप खुश कर देती हैं, कर देते हैं या कर देती हैं, उससे बहुत कम लोगों को आप कोई और खुशी दे सकते हैं। किसी के लिए आप कुछ भी कर दें और भूल जाएं, लेकिन नहीं, ये चीज जो आप करते हैं, दिल को बड़ा रखें। मजहब के मामले में कोई किसी का मजहब, किसी का इजारा नहीं है, किसी का नहीं है। आप जिस मजहब को चाहे माने, फॉलो करें, उसको गाली ना दें, उसकी इज्जत करें। ये मेरा उद्देश्य रहा है हमेशा। तो मैं यहाँ पे भी, जब वो मौलवी साहब आए तो मुझे नहीं पता था कि वो ये भी काम कर रहे हैं। मैंने उनको फौरन, वो पहले घर में तो मैं अकेली होती थी, मेरे पति ऑफिस में होते थे, बच्चों के लिए मौलवी साहब आते थे, तो उनको जाते हुए मैं नहीं कह सकी। जब वो चले गए तो मैंने फोन करके कहा कि मैंने आपका चेक पोस्ट कर दिया है और आप बताइएगा। बच्चे पढ़ने से मना करते हैं, वो कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ये कहा उनसे। लेकिन फिर मेरे पति जो थे वो एक और उस्ताद को ले आए और उन्होंने इनको आके बच्चों को उर्दू भी पढ़ाई और कुरान भी पढ़ाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बहन आप इतना अच्छा बोलती हैं, आप मुझसे बातें करती हैं, तो आप उर्दू लिखना क्यों नहीं सीख लेती हैं, आप कहानी क्यों नहीं लिखती हैं? तो मैंने कहा मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती है और हिंदी के ऊपर बैन है। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने बताया, तो कहने लगे कि नहीं नहीं ये गलत बात है। उन्होंने भी यही कहा, कोई भाषा वो नहीं होती है, हर भाषा जो है वो अजीज होती है, मजहब की तरह से आप जितनी भाषा सीख सकें उतना अच्छा होता है। तो फिर उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि चलिए, उन्होंने कहा अगर आप मुझसे उर्दू पढ़ लीजिए तो मैं आपको उर्दू की कहानियां आपसे लिखवाऊंगा। और आप, तो 3 महीने में उन्होंने उर्दू लिखना सिखाया मुझे, और मैंने पहली कहानी उर्दू में लिखी, दूसरी उर्दू में लिखी, तीसरी उर्दू में लिखी, चौथी उर्दू में लिखी। आखिरी कहानी मेरी मरिया थी जो मैंने उर्दू में लिखी। और वो ले जाते थे, उसको कंपोज करते थे, और वो इतने अक्लमंद थे, वो किताब की तरह कंपोज करते थे पूरा, ऐसी किताब लिखी जिसमें किताब में चली जाएगी। मगर हर कहानी मेरी किसी ना किसी मैगजीन में आती थी। तो और वो, जब हम लोगों की, इनकी उर्दू की वो होती थी संस्था थी, उसमें वो मुझसे पढ़वाते थे कहानी।
वहां तक तो मैंने कर लिया। चौथी कहानी जब हुई, उन्होंने कंपोज की, लाके मुझे दी, और वो भारत के थे, हर साल जाते थे, वो आगरा के थे, और वहां जाके, और वो कोई पता नहीं कनेक्शन होता है वहां पे, अजमेर में कोई बुजुर्ग हैं, तो ये उनके खानदान से थे। तो उर्स होता है, मैंने कभी उर्स वगैरह देखा नहीं है, मगर मैंने सुना है कि वो उर्स में बुलाए जाते थे, कि उनके वो गद्दी नशीन थे। तो वो गए, और फिर 26 अगस्त को उस साल फोन आया कि उनका हार्ट फेल हो गया। उनका हार्ट फेल हो गया, और वो अखबारों में बहुत आया, बहुत यहाँ बहुत यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते थे। उनका प्रोग्राम हुआ उनके ऊपर पहला, उस पर मुझसे लिखने को कहा गया। मैंने वो आखिरी चीज उर्दू में लिखी जो उनके ऊपर लिखी। उसके बाद मैंने कलम तोड़ दिया, मैंने सब लिखना पढ़ना बंद कर दिया। वहां से फिर मैं चुप बैठ गई, मैं ना हिंदी लिखती थी ना उर्दू लिखती थी। उसके बाद ये हुआ कि बीच में एक मुझे मिले दोस्त जो कि उर्दू, हिंदी, संस्कृत तीनों जबानें जानते थे, लेकिन वो पाकिस्तान के थे, और वो मुझे इनकरेज करते थे कि आप कुछ पढ़िए लिखिए, तो मगर मैं कर नहीं पा रही थी। उन्हीं के जरिए फिर मुझे शर्मा जी मिले, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, वहां पे इनको भी बुलाया था, इनसे मिली हूँ। उस दिन से मेरा जीवन जो है वापस शुरू हुआ। इन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बताया था कि मैं कहानियां लिखती हूँ, उन्होंने कहा कहाँ है, मैंने कहा तो उर्दू में है। उर्दू में लिखती थी, मैंने कहा मैंने सीखी थी, अभी भी लिखती, मैंने कहा नहीं अब तो मैं भूल गई, अब मैं लिखती नहीं। तो उन्होंने कहा कि हिंदी, मैंने कहा हिंदी ही लिखती हूँ अभी भी। तो इन्होंने कहा कि उर्दू की कहानी सुनाइए मुझे। तो मैं मरिया ले गई, और इनको मैंने मरिया सुनाई, और ये सुन के चुप बैठे रहे, कुछ बोले ही नहीं। मैंने कहा बहुत खराब लिखी है शायद, तो इनको नहीं पसंद आई। तो जब ये नहीं कुछ बोला, मैंने कहा शर्मा जी आपने बताया नहीं कहानी। कहने लग गए आपने लिखी है। अब ये आपने लिखी है, इन्होंने जिस तरह कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि ये तो मेरे ऊपर शुभा कर रहे हैं कि ये मैंने नहीं लिखी है। तो कहने लग गए, मैंने कहा हाँ मैंने लिखी है। तो फिर इन्होंने कहा ये कहानी आप हिंदी में कर दीजिए, क्योंकि 75% अल्फाज जो है हम लोगों के कॉमन है, हिंदी और उर्दू के। अब आप लोग जो हिंदी बोलते हैं, वो मेरे जमाने में वहां पे हिंदी के विद्वान भी नहीं ऐसी बोलते थे जो आप लोग बोलते हैं। मतलब एक बड़ा अच्छा फ्लो है अब आपकी जबान में जो है हिंदी में। उस वक्त वो संस्कृत के शायद ज्यादा बोल देते थे, तो वो बड़ी गूढ़ और सकील सी हो जाती थी। तो ये जो इन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल जैसी है वैसी कर दीजिए, तो मैंने वैसी करके इनको दे दी। और फिर ये वो कहानी लेके इन्होंने बाहर कहाँ छपवाई, क्या क्या वो यही बताएंगे। कि मुझे फिर कहा गया, इन्होंने और कहानियां जो हैं 3 वो भी करिए, वो भी हिंदी में करके दे दी इनको। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं अब आप हिंदी में लिखिए। तो मैंने फिर हिंदी में पहली कहानी, शर्मा जी मुझे तो नहीं याद कौन सी लिखी थी। शर्मा जी, शर्मा जी, जी जी कौन जी, पहली कौन सी कहानी लिखी थी? एक कदम और। हाँ, ये उम्र का तकाजा है जो मैंने इनसे पूछा, मुझे नहीं याद। एक कदम और नाम की एक कहानी लिखी, और वो भी पसंद की गई। और फिर सबसे बड़ा ये है कि मुझे इतना उत्साह और इतनी प्रेरणा मिली, कहानियां जिस तरह से शर्मा जी ने लेके वहां पे छपवानी शुरू की, तो उससे फिर मैं वापस अपनी लाइन पे आ गई, और अपनी भाषा का इस्तेमाल भी करती हूँ। अब मैं लिस्टें भी हिंदी में बनाती हूँ, कोई टोकने वाला नहीं है। मैं अपने नोट्स भी हिंदी में लेती हूँ, बल्कि जो मैं जो उसमें हूँ, यहाँ पे राजनीति में हूँ, और जो काम वहां पे भी होता है, तो जल्दी जल्दी अगर लेक्चर हो रहा है, हम लोग की ट्रेनिंग बहुत होती है थोड़े थोड़े दिनों पे, तो नोट्स वोट्स सब मैं हिंदी में लिखती हूँ अभी भी, क्योंकि वही मेरी भाषा है और वही मेरा जीवन है, क्योंकि उसी से इर्द गिर्द तो मैं रही हूँ, बड़ी बड़ी हूँ। तो अब मेरे ख्याल में 45 मिनट से तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे, सॉरी मैंने टाइम नहीं देखा था। तो और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, मैं और क्या बताऊं शर्मा जी, मुझे और तो नहीं समझ में आ रहा है। बस मैंने आप अपनी
थोड़ा सा अपनी जो यात्राएं आपने 2007 के बाद की, अगर उसके बारे में कुछ 5-1 मिनट बता दें, तो वो आपका रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। लाइक ऑलवेज उस्ताद हैं ये मेरे। तो इन्होंने सबसे पहले हमारा ये हुआ, मैं दुबई गई हुई थी और वहाँ पे हिंदी कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी। तो उसमें मुझे बुलाया, शर्मा जी ने मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो वहाँ के जो बिहारी जी थे, शर्मा जी मेरे ख्याल में बिहारी कृष्ण लाल, बिहारी। हाँ कृष्ण बिहारी, हाँ उन्होंने मुझे मतलब आई एम थैंकफुल टू हिम, उन्होंने मुझे उसमें इनवाइट किया और वहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैं सारे साहित्यकारों से पहली बार वहीं मिली। सबसे बड़ी बात है, मैं राजेंद्र यादव जी से वहां मिली। और उसके बाद दूसरी जो सेशन था तो उसमें उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया और फिर मुझसे उन्होंने वहीं पे कहा कि मैं तुमको भारत बुलाना चाहता हूँ। और शर्मा जी से कहा कि भाई तेजेंद्र, तुमने कहाँ छुपा के रखा था? तो उन्होंने कहा मैंने नहीं रखा था, ये मिली ही अभी है। तो उन्होंने कहा इनको लेके आओ, भारत लेके आओ। तो इन्होंने कहा कि सर कैसे लाऊंगा, बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये तो पाकिस्तानी नागरिक हैं, इनका इनको पता नहीं वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो हम करवाएंगे। तो पहली बार 2007 में हम को इनका आया, इनविटेशन आया और उन्होंने वहां पे अजित राय और शर्मा जी को कहा कि तुम लोग इनको रिसीव करो और रखो, देखो हालो। तो मैं फिर अपने पति को भी लेके आई थी अपने साथ, क्योंकि अगर ये ना करती मैं तो मेरी बड़ी बहन ने फौरन, वो यहीं आई हुई थी मेरे पास लंदन, उन्होंने कहा देखो, मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे इनविटेशन आया है, मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा कि तुम इनको भी ले जाओ साथ। तो ये गए नहीं है जब से आए हैं, तो ये तुम्हारे साथ खुशी खुशी जाएंगे। मेरे पति जो थे वो ना पार्टीशन में भाग के आए थे पाकिस्तान। तो जो लोग विभाजन के वक्त आए थे ना, वो लोग कट्टर पाकिस्तानी बन गए थे क्योंकि उन्होंने दुख देखे थे सारे। तो शायद इसीलिए तो वो गए नहीं थे फिर। तो उसके बाद जब मैंने कहा तो वो तो फौरन तैयार हो गए। उन्होंने तो सारी बुकिंग बुकिंग खुद ही हम लोगों की अपनी और मेरी कराई और वहाँ पे भी होटल वगैरह का पूरा भार ले लिया। तो मेरे लिए अच्छा हो गया। मगर आए तो वहाँ पे पूरा उनको भी इज्जत दी जाती थी। तो वो तो खैर पहले हम पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, हमको इन लोगों ने रिसीव किया और फिर यादव जी को लेके पहला प्रोग्राम हम लोगों का यमुना नगर में था। वहाँ पर आपका पहला प्रोग्राम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में था जब आप यादव जी के साथ और असगर वजाहत के साथ मंच पे बैठी। हाँ हाँ हाँ, सही बात है ये। हाँ, मैं पहला वहां था और हमारे पति भी उसमें बैठे थे ना, मगर वो मंच पे नहीं बैठे थे, वो नीचे थे। हाँ, तो वहां पे हमको बोलने को कहा गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज आप लोगों ने मुझे इजाजत दी है, ऐसी उन लोगों ने भी कहा कि आप अपनी पूरी वो बताइए, यहाँ से भारत से लेके पाकिस्तान और फिर ब्रिटेन तक की तो यात्रा। तो मैंने अपनी यात्रा वहां भी स्टूडेंट्स को बताई। उसमें एक बात ये भी बताई, 1938 में मेरे एक भाई वहां पढ़ने भेजे गए थे जामिया मिलिया में। और जब वो पहली बार वो हॉस्टल में रखे गए थे, जब हॉस्टल से वापस आए हैं पहली बार छुट्टियों में, तो मेरे बाप ने जो उनका हुलिया देखा, उन्होंने कहा अब ये वहां नहीं जाएगा। तो उनको खद्दर का सफेद कुर्ता पैजामा पहना के बाल मूंड दिए गए थे। तो मेरे मेरे वालिद बाप ने कहा नहीं, हम जिस मुल्क में हैं, जिस तरह से सब रहते हैं, हमको उसी तरह रहना है। ये मैं एक्सट्रीमिज्म नहीं कबूल करूंगा। तो वो शायद ये क्या मुस्लिम स्कूल था या क्या था, जामिया मिलिया का? नहीं, अब तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन शायद मुस्लिम स्कूल से शुरू हुआ होगा, क्योंकि भाई मेरे गए थे 10 साल की उम्र में। हाँ हाँ, और उन्हीं भाई ने फाइनल आखिर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू इंग्लिश में एमए किया और लॉ में। और वो पढ़ने में इतने तेज थे कि जब वो लॉ में पढ़ रहे थे तो उस वक्त मुस्लिम लॉ के ऊपर उन्हीं की किताब चल रही थी वहां पे। और आज भी मुस्लिम लॉ की किताब उन्हीं की है। आज तक लिखा नहीं गया है मुस्लिम लॉ कितना बदला है, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, 3 निकाह वगैरह की, तो वो सब आना चाहिए अब।
लेकिन उस किताब को आप लोगों के जरिए मैं ये वो देना चाहती हूँ, एक संदेशा कि इसको आप लोग देखिए और उसको ठीक करवाइए, क्योंकि ये तो एक अच्छी चीजें जो है उसमें शामिल होनी चाहिए उस किताब में, जो लॉ डिपार्टमेंट में है मुस्लिम लॉ की। मुझे आज का नहीं पता, लेकिन मुझे आज से जब तक 5-6 साल पहले तक पता है वही किताब चल रही थी। तो ये बात तो एक मैंने अपने भाई की बता दी, और 2 भाइयों ने और भी इलाहाबाद ही में पढ़ा, और मैं चली गई बनारस। तो उसके बाद फिर यहाँ पे पहला प्रोग्राम जामिया मिलिया में हुआ था, और वहां से फिर हम लोग यमुनानगर गए। वहां पे उस डीएवी कॉलेज में एक बहुत ही ग्रेट और बहुत अच्छी वो थी, महिला थी जो उसकी प्रिंसिपल थी, सुषमा आर्या उनका नाम था। मैं एक औरत को इतना बड़ा इंतजाम करते हुए, इतना ऑर्गेनाइज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक भारतीय औरत कर सकती है ऐसा। तो बहुत अच्छा वो कॉलेज चला रही थी, और उसमें 3 दिन तक हम लोगों का उन्होंने सेमिनार रखा था, और आखिरी दिन शायद उसमें ड्रामा वगैरह कराया था। तो हम दो बार उनके यहाँ गए, 2 अपनी ट्रिप्स में हम गए थे यमुनानगर। वो इतना अच्छा लगता था वहां पे, और खाना पीना, और बहुत सारे लोग इनवाइट किए जाते थे, साहित्यकार आते थे दिल्ली से और बम्बई से, और हर तरफ के वो वहाँ पे सेमिनार होता था, सबकी स्पीचेस होती थी। एक याद है प्रोफेसर हैं सत्यकेतु जी, वो हाँ सत्यकेतु, उनसे मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी मेरी। वो मंच से बोले थे और बहुत अच्छा बोले थे, वो याद है मुझे, और आज तक वो मेरे छोटे भाइयों की तरह से हैं। वो कौन किस यूनिवर्सिटी में, अब किस यूनिवर्सिटी में है शर्मा जी? वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में जी। हाँ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। बहुत ही इंसान और बहुत ही अच्छा बोलते भी हैं। उनकी पत्नी ने भी पीएचडी कर लिया। इनका हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, और बहुत बहुत हम उनकी इज्जत करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद उनका जरूर वहाँ पे। उनके उनके जो पिताजी थे वो बहुत नामी ग्रामी थे। गोपाल राय जी के पुत्र है वो, आप लोग जानते होंगे उन्हें। तो बहरहाल इस तरह के काफी लोग हैं जो अपनी छवि छोड़ गए मेरे ऊपर, और वहां आने से जिनसे मुलाकात हुई, साहित्यकार जो लोग हैं। मगर सबसे बड़ी चीज है राजेंद्र यादव जी की, जिन्होंने मुझे, लोगों ने उनके खिलाफ भी बातें की, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा एक बाप का प्यार दिया, और बच्चों की तरह से वो किया। मुझे नहीं एहसास हुआ कहीं भी कि वो कहीं मेरी वो कर रहे हैं, किसी तरह से भी मुझे बेइज्जती या कुछ। बहुत बहुत प्यार करते थे, और इसी तरह इनको शर्मा जी को भी बुलाते थे और बैठाते थे। तो हम उनके जरिए ये ज्यादा हमारा हिंदी से लेन देन शुरू हुआ, और वो उसमें फिर हमको ये लोग, एक आजमगढ़ में भी एक प्रोग्राम रखा था। दिल्ली आके फिर हम लोग दिल्ली से सीधे आजमगढ़ चले गए थे बनारस होते हुए, क्योंकि इनको पता, शर्मा जी पता था मुझे बनारस से एक खास तरह की मोहब्बत है। तो मगर उस बार तो बनारस हम कम रुके थे, चले गए थे। फिर वापसी में हम आके थोड़ा और ज्यादा देर रुके थे शाम तक। और हम आजमगढ़ गए तो वहां पे एक नेहरू सेंटर था शायद, नेहरू हॉल था जी, नेहरू हॉल। नेहरू सेंटर तो लंदन में है। नेहरू हॉल उसमें मेरा वो रखा गया था पहला प्रोग्राम। तो वहां पे उसकी जो अध्यक्ष जो उसकी कर्ता धर्ता थी, उनका नाम था माधुरी सिंह। उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इंतजाम किया था, और वो वहां पे बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव हैं बना। अब तो पता नहीं, मुझे लगता है कि उनको तो जितना उनका कमिटमेंट था, उन्हें तो कुछ मिनिस्टर वगैरह बन जाना चाहिए, लेकिन वो थी। मगर मजेदार बात थी कि मेरा आजमगढ़ में जो रहना तय किया गया था वो उनके उनके घर में। तो मेरे बड़े भाई जो इलाहाबाद के पढ़े हुए थे, उनसे मैंने जिक्र की, उनसे मैंने बताया कि मैं वहां जा रही हूँ और वहां ठहर रही हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे तुम उनके यहाँ मत ठहरना। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा वो तो
वही लोग हैं जिन्होंने हमारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है और उसी कब्जे वाली जमीन पे उन्होंने वो घर बनाया है। और उनसे जो जिन लोगों को हम अपने भतीजे को, अपनी हमारी माँ जो थी अपने भतीजे को दे आई थी वो घर और वो सारे वहाँ की जमीनें उन्हीं, तो वो लोग उनसे मुकदमा लड़ रहे हैं और उन लोगों ने एक हमारे जो भतीजा है उसके ऊपर गोली चलवाई थी, तो हमारे लिए खतरा है उनके यहाँ ठहरना। तो फिर शर्मा जी को बताया गई तो घबरा गए, इन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। तो फिर इन लोगों ने बहुत कोशिश की, तो शिबली कॉलेज में उनका गेस्ट रूम होता है, गेस्ट हाउस होता है, तो उसमें हमारे ठहरने का इंतजाम हो गया और वहां पे हम लोग ठहरे जाके। मगर माधुरी सिंह जी ने खाना किया था तो हम उनके घर आए खाने पे। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट के जो हेड थे शर्मा जी, वो भी तो हम लोग के साथ थे ना, एक याद है आपको? हाँ, तो वो भी थे, वो उनके साथ हम लोग सब मिलके उनके घर खाने वाने पे गए। तो आजमगढ़ में हमारा वहां पे भी रखा गया था बोलना, तो और हमसे लिख के भी लाने को कहा गया था, एक कोई उसके ऊपर निबंध या कोई चीज अपना लिख के लाइए आजमगढ़ की याद पे। मैंने लिखा था और मगर पहले मुझसे बुलवाया गया तो मैं बोली, और जब मेरा बोल के खत्म हो गया, बोलना मेरा खत्म हुआ और मुझसे कहा, ये हुआ कि आखिरी स्पीच के बाद तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो मेरे पति को भी इन्होंने स्टेज पे बैठाया था। तो मेरे पति ने कहा कि जकिया तुम इनसे इजाजत ले लो, तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा कि अगर ये बोलना चाहते हैं और भारतीय मंच पे बोलना चाहते हैं, तो मैंने माधुरी सिंह से कहा, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप चीफ गेस्ट हैं, आप बोल ली, अब आपके बात कोई नहीं बोलेगा। तो मैंने कहा मैं तो चीफ गेस्ट हूँ, मगर ये तो मेरे वो है, क्या कहते हैं, मजाजी खुदा कहते हैं उर्दू में, जो पति की क्या जगह है, स्थान कहलाता है हिंदी में। तो आप मैं चीफ गेस्ट थी, वो आपके चीफ थे। हाँ, यही बात है, वो मेरे भी चीफ थे। तो मैंने कहा कि मैं तो, मुझे घर वापस जाना है, आप इनको बोलने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो वो खड़े हो गए बोलने। अच्छा, वहां जाके इनमें इतना वो आ गया था कि इनको दुपट्टा पहनाया जाता था, लाल पीला वो पहनते थे, तिलक भी लगवाते थे। तो मैं बड़ी खुश थी कि इनके अंदर से वो अपना पना निकल रहा है, जहाँ रहते हैं तो भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं। मगर जब वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये मेरी बेगम जो है, मैं असल में बोलती थी ना, जब बोली हूँ तो उसमें मुझे रोना आ जाता था, अपने आजमगढ़ की बात करते हुए, अपने माँ अपना वहां का सब बताते हुए। तो दो तीन बार मैं भावुक हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेगम है, और बेगम जो है वो हिंदी में पत्नी कहलाती है। मेरी पत्नी जो है वो यहाँ का बार बार नाम लेके भावुक हो जाती है और ये चाह रही है कि ये वापस आ जाए। तो अगर आप लोग इजाजत दें तो हम इनको बोरी में बंद करके भेज सकते हैं। अब बोरी में बंद करना जो था, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, पाकिस्तान में एक कल्चर चल रहा था। वहां पे एक आर्मी का और एमक्यूएम, जो भारत से गए हुए लोगों की वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एमक्यूएम कहते हैं उसको। तो कराची में ये लोग हैं और ये अपना हक मांग रहे हैं कि हम आए हैं भारत से, आप लोगों ने यहाँ सब खुद ले लिया, हमको कुछ नहीं दिया है पाकिस्तान बनने के बाद। तो उनकी और वहाँ की जो वो है, उसमें लड़ाई रहती है बहुत ज्यादा। वहाँ की जो सर्विस है, आईएसआई वगैरह जो होती है, मुझे नहीं पता, जो जैसे यहाँ पे रॉ है, मजाक है, ये सारी चीजें जो है उस तरह से वहाँ पे आईएसआई है शायद। तो इनकी लड़ाइयाँ होती हैं बहुत ज्यादा। ये लोग तो कोई किसी के बंदों को मार मार के बोरी में बंद करके छोड़ देता था और फोन आ जाता था, फलानी जगह से बोरी ले लो, तो वो जाओ देखो, तो वो उसमें लाश मिलती थी। तो मेरे पति ने ये कहा और ये कह दिया, तो सब लोग सन्नाटे में रह गए, कुछ बेचारे समझे नहीं, उन्होंने जरा सा ताली बजाई और फिर वो भी चुप हो गए। तो और उसके बाद
कितना अच्छा हमारे यहाँ का कल्चर और वो है कि सब लोग चुप बैठे रहे, वो अपनी बात कह रहे के उतर गए। फिर उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बात कह दी है। फिर उन्होंने भारत आना अपना बताया कि हमें कितना अच्छा लग रहा है हम आए हैं। तो बहरहाल एक वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हम कहेंगे हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसको कि हम आज तक नहीं भूल पाए। और फिर उसके बाद से ऐसा हुआ कि हमको हर साल ही बुलाया जाने लगा। तो इस तरह से हम आजमगढ़ भी गए, बनारस भी गए और गया गए। हमें गया जाने का बहुत शौक था क्योंकि हमें वो वृक्ष देखना था जहाँ पे गौतम बुद्ध को वो मिली थी, क्या लफ्ज है हम बोल रहे हैं, तो मैं उसको देखना चाहती थी। तो इनके एक दोस्त हैं वहाँ पे, संजय सहाय, अजित राय के और शर्मा जी के, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया। वो मेरा जो अनुभव है गया का वो बहुत अच्छा है। मैं आपसे सच बताऊं, जहाँ अच्छे लोग होते हैं ना, उस जगह की हवा बदल जा आबो हवा वातावरण बदल जाता है। सड़ी गर्मी का जमाना था वो, और हम पहुंचे हैं तो धूप निकली थी और ठंडी हवा चल रही थी। गया कि ये एक बात है जो आज तक जो मुंह से छू के वो ठंडी हवा जाती थी वो मैं नहीं भूलती। तो वहां पे शर्मा जी, अजित राय और हम वहां गए, और पति जो थे वो कानपुर चले गए क्योंकि वो कानपुर के रहने वाले थे। तो वो अपने मैके चले गए। उन्होंने कहा आप लोग वहां से कानपुर आइएगा, तो वहां से हम सब साथ वापस आएंगे दिल्ली। तो हम फिर गया जी गए और ये कानपुर गए, और वहां पे फिर हमने जाके वो उनकी वो की वो दरख्त देखा जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। निर्वाण मिला था। और वहां पे जाके हम लोगों ने अपने सर झुकाया और बैठे उसमें सिजदे में गए, सब किया जो कुछ दिल चाह रहा था करने का वो सब किया। और वहां हम तीसरे दिन वहां से वापस आए। संजय साहे ने भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। वो ड्रामा लिखते हैं ये लोग, ये और इनकी पत्नी दोनों, और बहुत बड़ा घर था, बड़ा खूबसूरत घर। और बहुत उनकी माँ वहाँ की मिनिस्टर थी बिहार की, मुझे नाम नहीं याद है, बहुत पढ़ी लिखी। उनके साथ ही मुझे भी स्टेज पे बैठाया था। और वहाँ पे वहाँ के जो पत्रकार आए थे उन्होंने बाकायदा मेरा इंटरव्यू कर दिया वहाँ पे। टोनी ब्लेयर ने उस वक्त इराक वॉर की थी, उन्होंने उसके ऊपर मुझसे कहा कि मैं टिप्पणी करूं। तो बहरहाल वो उतना साहित्यिक नहीं था जितना पॉलिटिकल था, हो गया था। और फिर वहां से बहुत अच्छे अनुभव लेके मैं वापस आई। एक मेहमानदारी के जिस तरह संजय साहे ने की थी। आजकल वो हंस के एडिटर हैं शायद जी, हंस के, और बहुत अच्छा चला रहे हैं वो भी। लगता था कि राजेंद्र यादव जी के बाद, लेकिन रचना भी उनके साथ मिली हुई। राजेंद्र यादव जी की बेटी भी उसमें हिस्सा लेती है, तो हंस चल रहा है। मेरी पहली कहानी इसी हंस में आई थी, जिसका कि मुझे आज तक उसका बहुत गर्व है कि मुझे उसमें जगह दी गई। और उसके बाद भी आई एक आध कहानियां उसमें, लेकिन पहली कहानी जो है वो उसमें आई थी। और फिर ये मेरी हर बार आती हूँ तो मेरी यही एक साहित्यिक यात्रा होती है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी मुझे इनवाइट किया गया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी इनवाइट किया गया, और आपको हंसराज कॉलेज में भी इनवाइट किया जाता है? हंसराज कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। वही जगह है। हाँ वही जगह है। तो हंसराज कॉलेज में तो खैर बहुत बहुत ज्यादा इज्जत दी गई। और वहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल है ना? हाँ रमा जी अच्छा, प्रिंसिपल है वहाँ की, तो उनका भी कमाल है। जैसे मैंने अभी सुषमा आर्या का बताया, ये तो बहुत साहित्यिक भी है जो रमा जी हैं। ये हस्तियां ऐसी हैं जो उनको की छाप मेरे ऊपर पड़ी है। और बच्चे भी कुछ वहाँ पे हैं जिन्होंने मैंने जब मैं मिली तो वो पढ़ रहे थे, और अब मिली हूँ तो वो प्रोफेसर बन गए हैं। दोनों बच्चे, शर्मा जी क्या नाम है उनका? महेंद्र प्रजापति जी। हाँ महेंद्र प्रजापति और उसकी पत्नी दोनों बहुत काम कर रहे हैं साहित्य में। और वो उसी में रमा जी के साथ थे, पढ़ाते हैं। और फिर वहाँ के मैंने देखा है जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनके अंदर जो कूट कूट के एक अदब लिहाज भर जाता है, वो बहुत बड़ी बात होती है।
मैं जब भोपाल भी मुझे ले जाया गया। भोपाल मेरी ड्रीम शहर था। जब मैं आजमगढ़ में थी तो मुझे भोपाल देखने का जी चाहता था, लेकिन वहां पे कुछ दिखाने विखाने का फैशन ही नहीं था कि मैं उनसे कहती वो भोपाल भेज देती। तो मैं सोचती थी, कभी कहा नहीं, मगर अंदर अंदर। अब बाद में ये हुआ कि शर्मा जी ने मुझे 5 बार भोपाल ले गए, और मैं हर बार मुझे वो एक नया अनुभव होता है। जब भोपाल का एक तालाब है जो भोपाल के बीच में, आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे, और उस तालाब के पास से गुजरिए तो ठंडी ठंडी हवा जो आती है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं वहां से जाके, और वो और वहां पे एक हम लोगों के हरि भटनागर हैं, मैं तो ठहरी भी उनके यहाँ। तो वो भी साहित्यकार हैं, वो भी कहानियां लिखते हैं। तो वहाँ पे उनसे साथ मिलना और रहना बहुत अच्छा लगता था, और भोपाल में भी बड़ी इज्जत हुई, और वहाँ पे मुझसे कहानी पढ़वाई गई। बाबुल मोरा शायद मैंने पढ़ी थी वहाँ पे। तो आप लोग आपसे सवाल पूछ ले, काफी हो गया समय हमारा। काफी हो गया ना? लोग सवाल पूछ सकते हैं। कितने अच्छे लोग हैं कि सब ऐसा खामोश बैठे हैं, हालांकि चाहे बोर भी हो रहे हैं लेकिन हंस रहे हैं। तो वैसा ये इज्जत कहाँ मिलेगी। और मैं आखिर में दिनेश का और पांडे जी का और विश्वनाथ जी थे जिन्होंने मुझे फोन एक बार किया था, शर्मा जी, इसमें जो जुड़े हुए थे। विश्वनाथ नाम है उनका? शर्मा जी, शिव प्रताप। हाँ, मैं हूँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार, आप कहाँ हैं? अरे मैं नमस्कार। आपसे एक बार बात हुई, उसके बाद आप जी पांडे जी, और आखिर में पांडे जी आपसे बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सबको बहुत नमस्कार। अभी तो मैं थोड़ी दूर हूँ, अगर आप लोगों ने आसान सवाल पूछे तो मैं तो जवाब दे लूंगी, लेकिन देखिए अभी आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। नमस्ते। बहुत सच में आज बहुत सहज। मैं डॉक्टर तारा सिंह बोल रही हूँ जी। आवाज आ रही है? नहीं, हाँ आवाज आ रही है। नाम किसी और निवेश नाम है। अरे नहीं, वो बच्चों ने कर दिया है, उसको सही कराएंगे। डॉक्टर तारा सिंह बोल रही हूँ। अरे हमारे यहाँ बच्चे बहुत है, बेटी के बच्चे। नमस्ते दीदी। मैं नमस्ते आपको कर रही। आपके बातों को सुनकर मुझे लगा कि वास्तव में बहुत सहज सरल व्यक्तित्व, तो बहुत अच्छा लगता है दीदी। बहुत अच्छा, बहुत नमन आपका। अभिवादन करती हूँ अभी हृदय से। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्ते। अभी बच्चे जा रहे हैं जरा घूमने उमने, तो मैंने कहा थोड़ा बस आपको सुनने लगी तो सुनने ही लगी। अरे पता नहीं मैं क्या बोली हूँ। मैं तो एक उसमें थी, हिंदी में नहीं, आपने को क्या कहते जो था, जो हकीकत बयान किया आपने, जो था वो बहुत साफ, वही थे, बिल्कुल साफ बताया। जो है अपनी मैंने साहित्यिक यात्रा इसलिए नहीं ज्यादा मैंने किया कि मुझे लगता है कि मैं एक बार आपको बुलाऊं यहाँ। हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी, आप बुलाइए। मेरी एक ट्रस्ट है तारांजलि फाउंडेशन, वहाँ मैं आपको बुलाने की सोचूंगी। मगर सबसे पहले आपको मुझे बुलाने से पहले एक काम करना होगा, और वो ये है कि पहले आप कोरोना जी को भगाइए। कोरोना जी को भगाइए। कोरोना भागेगा, कोरोना भागेगा जी। भारत से तो भगी रहा है, काढ़ा के डर से। भारत वाले सब काढ़ा पी रहे हैं। सब काढ़ा आप लोग यहाँ भी भेजिए। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है काढ़ा? सही बात है। आपका कोई प्रश्न हो? एक मिनट या तो मतलब आप लोग इसको इतना भी सहज मत बनाइए। ये आप लोग व्हाट्सएप पर बात कर लीजिएगा, बात में ये पारिवारिक वार्तालाप का मंच नहीं है, ठीक है? तो आप अपने कुछ सलाह, वो प्रश्न कीजिए, कुछ जिज्ञासाएं वो साझा कीजिए। अब बाकी जिनको ज्यादा है वो बाद में व्हाट्सएप पर बात कर लेंगे। हमारे कई विद्यार्थी होंगे जो अभी पूछना चाहेंगे, क्योंकि समय विलम्ब हो रहा है। तो मुझे एक प्रश्न पूछनी है जाकिया मैडम से, एक मेरी जिज्ञासा है, मैं पूछ लूं? ठीक है, बिल्कुल आप पूछिए। नारायण जी।
हाँ 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 नमस्ते मैडम, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ, बहरहाल अभी लखनऊ में हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद और ढाका में रहे, फिर कराची में, लंदन में भी जाकर के वहाँ की नागरिकता भी आपके पास है। मेरी जिज्ञासा सिर्फ ये जानने की है कि हिंदी साहित्य में काफी रचनाएं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होती रहती हैं। ट्रांसलेट करने वाले चाहे कोई फॉरेनर हो या इंडिया के हों, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी इंडियन राइटर ने हिंदी रचनाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो फॉरेन में जैसे कि लंदन में या शायद आपको जानकारी हो और भी यूरोपियन कंट्री में, उसकी क्वालिटी कैसे मानी जाती है किसी इंडियन राइटर का ट्रांसलेट किया हुआ? अगर कोई इंडियन राइटर ही ट्रांसलेट किया है तो वहाँ कितना पढ़ा जाता है हमें हमारी हिंदी रचनाओं को? ट्रांसलेटेड स्टोरी हो या नोवेल हो या फिर कविताएं हो। जहां तक मेरा ख्याल है, अरुंधति राय जैसे लोगों का ट्रांसलेशन अगर हो तो वो तो बहुत पढ़ा जाएगा और पढ़ा जाता है। यहाँ पे एक मीरा सयाल है, उनका वो अंग्रेजी में भी लिखती हैं, हिंदी में भी उनका ट्रांसलेशन वगैरह होता है, तो उनको बहुत पढ़ा जाता है मीरा सयाल को। उस पर तो कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, शोध हो रहा है। और गीतांजलि जो टैगोर जी की है, जैसे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, वो तो यहाँ पे एक मजहबी किताब की तरह से रखी जाती है, उसको पढ़ा जाता है। और आजकल शर्मा जी की कुछ कहानियां ट्रांसलेट हुई हैं, उनको बहुत शौक से पढ़ा गया है। और वैसे मुझे आजकल की और किसी किताबों का नहीं पता है, जो इतने बड़े बड़े आपके यहाँ किताब वो हैं, साहित्यकार हैं, उनका मुझे आजकल शर्मा जी को पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो ये बात यह है कि इंडियन में जो पब्लिकेशन का सिस्टम है वो भारत से एकदम अलग है। यहाँ जो ट्रांसलेशन है या ओरिजिनल लेखन है वो हमेशा एजेंट्स के थ्रू प्रकाशित होता है। आप सीधे किसी प्रकाशक से ना तो मिल सकते हैं ना बातचीत कर सकते हैं। वो एजेंट तय करता है कि क्या आपकी रचना इस काबिल है कि प्रकाशक तक पहुंचाई जाए, और वो एजेंट्स की अपनी फीस होती है। और भारत का जो ट्रांसलेशन है वो फिलहाल अभी तक बहुत मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया है ब्रिटेन में। लेकिन जो ओरिजिनल लेखन है, जो डायरेक्ट भारतीय लोग लिख रहे हैं, भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में रह के लिख रहे हैं या अमेरिका में रह के लिख रहे हैं, उसको पूरी मान्यता है और उसको बुकर अवार्ड वगैरह कई बार मिल चुका है। विक्रम सेठ की किताब, विक्रम सेठ, अरुंधति को भी मिला है जी, उसके अरुंधति को मिला है। हाँ जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद तेजिंदर सर, धन्यवाद मैडम जी। ठीक है, अगला सवाल। जकिया मैम नमस्ते। नमस्ते जी, शर्मा आप कौन सी शर्मा बात सर नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी। हाँ डॉक्टर अनुपमा तिवारी बेंगलोर से। और इस मंच पे जितने लोग जुड़े हैं, मैं जकिया जी के व्यक्तिगत स्वभाव के बारे में एक वाक्य कहना चाहूंगी कि 2016 में जब मैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च काम कर रही थी आंध्रा यूनिवर्सिटी से, मैंने जकिया जी को फोन किया था। और यहाँ से मधु काकरिया जी इनके मेहमान थे, आपके घर में ठहरी हुई थी। मैंने फोन मिलाया और मैडम ने बड़ी सहजता से कहा कि हाँ क्या है, तो मैंने बताया कि मैं भारत से बोल रही हूँ। तो जकिया जी ने बताया कि भारत से किसी स्कॉलर का फोन आया है। मधु जी ने कहा कि ऐसे बच्चे बहुत फोन करते ही रहते हैं, आप सबकी बातों पे इतना ध्यान मत दिया कीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, और बिना कुछ कहे फोन कट गया। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि लेखक है और इतना हमें भाव नहीं देंगे। मैं बहुत ही गदगद और हर्षित तब हो गई कि 2 दिन बाद जकिया जी ने पुनः मुझे फोन किया, और इनकी आवाज में जो मिठास है उसी फ्लो में या प्रवाह में कि अनुपमा जी आपने फोन किया था, किस संदर्भ में फोन किया था। वो जो आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरे मन के जो भाव है मुझे बहुत प्रभावित किया। और मुझे लगा कि जो बड़े होते हैं वो उनका सम्मान या उनका जो ज्ञान है आप उसे कैसे बनाते हैं, आप पाठकों तक पहुंचते कैसे हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता है जिसका मैं अभिनंदन करती हूँ। और अब मेरा सवाल ये है कि जैसा हम सब जानते हैं कि
आपका जो सफर है वो बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही रोचक है। और अभी वर्तमान में आप राजनीति में काम कर रही हैं। जितना हमने आपको पढ़ा है उसमें या उन कहानियों में राजनीतिक प्रसंग बहुत कम आते हैं। तो क्या आप आज की युवा पीढ़ी को या हमारे समाज में राजनीति को सम्मिलित नहीं करना चाहती, साहित्य को अलग रखना चाहती है, या लगता है कि नहीं, जो आप गढ़ रही हैं कहानियां जो गठित हैं वो भी सही दिशा में है, एक रास्ता दिखाने के लिए? थैंक यू अनुपमा, और बहुत ज्यादा थैंक यू कि आपने शुरू में तो तारीफ कर दी, अब मैं तो उसी में खुश बैठी हूँ। और बड़ा दुख वाला जब आपका फोन बंद कर दिया था, वो मेरा नेचर नहीं है ऐसा, तो मैं घबरा गई थी, मैंने क्यों फोन बंद किया। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जिस चीज से मैं प्रेरित होती हूँ जिस वक्त, मैं उस पे लिखने बैठ जाती हूँ। मेरी राजनीति के ऊपर 2 कहानियां हैं जो कि बार बार बोली जाती हैं। वहां पे जब लाई गई तो कोई उन्हीं में से एक भेज दी गई। तो और ज्यादा जो है वो मैं मेरी जिंदगी में जो कुछ घटना घटित होती है तो मैं उसको सोचती रहती हूँ, और कभी ना कभी वो एक जैसे कूड़े में गंदगी नीचे छुपती जाती है, वो पहले तो नीचे जाती है और फिर वो एकदम से उभरना शुरू होती है। तो राजनीति में मुझे जो 2 बातें पता चली वो मैंने 2 कहानियां लिख दी। एक तो का नाम बेचारी इडियट है, दूसरा मुझे याद नहीं नाम आ रहा है। बेचारी इडियट तो खाली मैं अब तक नहीं पढ़ पाई हूँ उसे। हाँ, तो वो खालिश उसके ऊपर है। वहाँ पे वो ब्रिटेन की राजनीति पर है, भारत की राजनीति पर नहीं है। भारत की कहानी मुझे नहीं मिली सर, तो इसलिए बेचारी इडियट उसका नाम है, बेचारी इडियट। अच्छा, तो अनुपमा आपका मतलब है भारतीय राजनीति पे नहीं लिखा? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि राजनीति कहीं की भी हो और आपका अनुभव, क्योंकि लेखक अपने ही अनुभव तो लिखता है ना। तो आप चाहे ब्रिटेन की राजनीति पे लिखें, चाहे भारत की राजनीति पे लिखें, और मैं तो कहूंगी कि आप तुलनात्मक राजनीति पर भी लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक नई दिशा मिलेगी हम लोगों को कि वहाँ की अच्छी चीजें क्या है और यहाँ की कहानी हिंदी समय पर उपलब्ध है। हिंदी समय .com ना? जी, मैं वहां से जरूर लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। तो यही जवाब है मेरा कि मैं उससे जिस बात से प्रेरित हुई थी वो मैंने लिखी थी, और कहानी वो एक है। और ज्यादातर कहानियां सच्ची होती हैं, कुछ ना कुछ घटना हुई होती है, मगर शर्मा जी ने एक चीज से डरा दिया है। वो कहते हैं कि कहानी घटना जो FIR वाला रजिस्टर नहीं है पुलिस का, जहाँ FIR लिखी जाती, तो आप इसलिए हर चीज पे मत लिखने बैठ जाइए, तो उसको पकने दीजिए। तो एक लफ्ज ये है पकने का, तो हमेशा लिखने से पहले कहानी को जो भी घटना है उसको पकाइए, और पकाने के बाद फिर वो घटना की तरह ना लिखिए। कहानियां लोग घटना ही को पूरा लिख देते हैं, तो इस पे शर्मा जी को काफी तकलीफ होती है कि ये घटना थोड़ी है, कहानी है। नहीं, शर्मा सर के भी लेखन का तो यही वो है ना, एक जो औदा कह लीजिए कि वैशिष्ट कह लीजिए कि उनकी कहानियां रिसर्च पर आधारित होती हैं, शोध परक होती हैं, मन गढ़ंत कम होती है, काल्पनिकता कम होती है। जो भी होती है वो बहुत ही काल्पनिकता, मैं समझती हूँ कि 20% होगी और 80% शोध पे और यथार्थ पे कहानी होती है। मैं दोनों का सम्मान करती हूँ इस बात में। उसी का ये उसकी ही तो वो करते हैं ना, मुखालफत करते हैं कि ऐसे नहीं लिखनी चाहिए कहानी जो कि घटना ही पता चल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सादर नमस्ते। हेलो मैम। जी, मेरा सवाल है दीदी जी। हाँ, कि आप वास्तव में कहानियों को पका कर लिखती हैं। मैंने आपकी एक कहानी साकल पढ़ी है, साकल कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो बेचारी इडियट वाली कहानी मैंने भी नहीं पढ़ी, और मैं भी हिंदी समय में, शर्मा जी बता रहे हैं कि हिंदी समय.com पर है तो पढ़ती हूँ। और बहुत अच्छा, मतलब शुरुआत और उसका निचोड़ जो अंत जो है, उसका कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है, बहुत अच्छा मुझे लगा। बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं आप, कम लिखती हैं, थोड़ा और लिखिए, बहुत अच्छा लिखती हैं मतलब। जी, थैंक यू। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम लोग के सामने और आए और उससे हम लोग सीखें
शर्मा जी तो कहानी के पूरे मतलब बहुत अच्छी चीज उस्ताद हैं। बताए कि जो कहा और जो नहीं कहा दोनों का इनका ये मुझे लगता है कि हाँ कहानी का यथार्थ मैडम आप व्हाट्सएप से बात कर लीजिएगा, मैडम आप व्हाट्सएप से बात कर लीजिएगा, नंबर नहीं आपके मैं पास बात नहीं कर रही हूँ मैडम तो कह रहे हैं कि मेरा वही सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये विश्वविद्यालय का मंच है, घरेलू आयोजन न बनाया जाए। ये घरेलू आयोजन नहीं है सर, सॉरी वेरी सॉरी। नहीं मैडम तारा मैडम आप देखिए, अब सवाल या तो कोई सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो सवाल पूछा है मैंने। जी जी मैडम, हाँ नहीं तो हमें असुविधा होती है, जैसे ये बाहर के लोग ये फर्क नहीं कर पाते हैं एकेडमिक। सहमत हूँ आपकी बात से। जी सर। जी जी मैडम, हाँ आपकी बात सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो बोलो बोलिए। हाँ तो मैडम वही कह रहे हैं, जकिया जी से कह रहे हैं कि मतलब एक इस तरह की कहानियां और जी जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, हाँ हाँ एक सवाल आ रहा था जी, आप पूछिए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश, सर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एमए 3rd सेमेस्टर का इस समय छात्र हूँ। ओम प्रकाश पूछिए पूछिए। और मैम को काफी अच्छा लगा, मैम को सुनकर काफी अच्छा इसलिए लगा कि मैम जिस जिले से ताल्लुकात रखती है मेरा भी उसी जिले आजमगढ़ जिले से संबंध है। मैं इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। और आपको अब तक मैंने जाना नहीं था, आजमगढ़ में तो बहुत कवियों को मैंने सुना था, अरियोद और कैफी आजमी और राहुल संकृत्यायन, लेकिन आपको भी अभी जाना कि मैम भी हमारे जिले से ताल्लुकात रखती है, काफी अच्छा लगा। और मेरा मैम क्वेश्चन ये था कि आप ब्रिटिश साहित्य और इंडियन साहित्य दोनों से ताल्लुकात रखती हैं, इसमें मैम आपको क्या समानता और क्या अंतर द्वंद नजर आता है, इसी मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए। मैंने आजकल जैसे हम लोग साहित्य पढ़ते हैं तो ब्रिटिश साहित्य बहुत समृद्ध है, हमें पता चलता है, जैसे टीचर भी बताते हैं कि वहाँ जो पहले वहीं से चीजें आई हैं, लेकिन हमें इंडियन साहित्य में अपनी अच्छाई नहीं नजर आती। हमें लगता है कि ब्रिटिश साहित्य में जो पाश्चात्य का साथ हम लोग को यहाँ पढ़ाया जाता है कि उसमें कल्पना का सिद्धांत वहां से आया, लेकिन यहाँ से, लेकिन आपको इंडियन साहित्य भी पढ़ी है तो उससे क्या आपको मतलब क्या समानता और क्या अंतर द्वंद नजर आता है मैम? ओम प्रकाश जी, मुझको आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने इतनी देर बोला है, उसमें आपको कहाँ से अंदाजा हुआ कि मैं ब्रिटिश साहित्य को भी जानती हूँ? मेरा सवाल है ये। बढ़िया सवाल है। क्योंकि मैं तो आपसे मैंने बताया कि मैं तो अंग्रेजी से दूर भागती थी और गांधी जी के कहे पे मैं खाली हिंदी पढ़ना चाहती थी, तो मैंने हिंदी पढ़ी है। मुझे ब्रिटिश साहित्य से कोई मतलब नहीं है। यहाँ की हाँ ये है पता कि ये बहुत भारी भरकम साहित्य है, और यहाँ पे जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि किताब छपवाने के लिए भी कितनी किस तरह से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो हर तरह का साहित्य नहीं छपता है, और ब्रिटिश साहित्य की एक जो बहुत अच्छी बात है, यहाँ का साहित्यकार जहाँ भी बैठ के कहानी लिखता, किताब लिखता है, कहानी लिखता है, तो ऑस्ट्रेलिया में लिख रहा है तो वो ये बात हमेशा शर्मा जी कहते हैं कि वो साहित्यकार ये नहीं कहलाता है कि ये ऑस्ट्रेलियन साहित्यकार ने लिखा, और जो अमेरिका से लिखता है ये नहीं कहा जाता ये अमेरिकन साहित्यकार ने लिखा या प्रवासी साहित्यकार ने लिखा। जैसे हम लोगों को प्रवासी साहित्यकार कहा जाता है, उस तरह से यहाँ पे नहीं होता है। हर साहित्य जो भाषा है उसी से उसका वो किया जाता है कि इंग्लिश साहित्य है, अंग्रेजी का साहित्य है ये, और सबका वैसे ही एक्सेप्टेंस है जैसे कि एक इंग्लिश साहित्य जो यहाँ पे कितने बड़े बड़े साहित्यकार गुजरे हैं, कवि गुजरे हैं, लेकिन सब लोग सब जगह के हैं। तो ये एक बात मैं साहित्य के बारे में आपसे कह सकती हूँ, लेकिन इंग्लिश साहित्य मैंने नहीं पढ़ा। जी मैम, हमें लगा था मैम, सॉरी। हाँ हेलो मैम, प्रणाम। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, मैं बिहार से हूँ और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से फिलहाल एमए कर रही हूँ। मैम मेरा एक प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको सुन रही थी तो पता ही नहीं चला कि समय कब बीत रहा है, और सुनना चाह रही थी। बहुत अच्छा लगा कि साहित्य को लेकर ब्रिटेन में, खास करके मैं वहाँ के ब्रिटेन की आम आवाम और सरकार का क्या विचार है और किस प्रकार सहयोग मिल रहा है हिंदी साहित्य को लेकर। फिर से पूछिएगा।
हिंदी साहित्य को लेके ब्रिटिश सरकार और वहाँ की आम आवाम जो है उसका क्या राय है और वो किस रूप में हिंदी साहित्य को ले रहे हैं? देखें, हिंदी जो है यहाँ की कोई भाषा ऐसी नहीं जो यहाँ पे पहले तो खैर बहुत पहले जब हम आए हैं इस देश में 1977 में, तो कह दिया गया था कि बच्चों से घर में हिंदी उर्दू में मत बात करो, खाली अंग्रेजी में करो कि ये लोग अंग्रेजी सीखें। लेकिन वो सारा वक्त गुजारते गुजारते जब मैं राजनीति में आई तो यहाँ पे फिर स्कूल के गवर्नर भी हम लोग बनते हैं। तो एक स्कूल में गवर्नर थी तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जा रही हो, इंडिया जा रही हो कि पाकिस्तान छुट्टियों में? मैंने कहा पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा वहां से उर्दू की बच्चों की किताबें लेती आना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे यहाँ लाइब्रेरी में रखेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि ये रिसर्च से पता चला है कि 5 साल की उम्र तक बच्चा 5 ज़बानें सीख सकता है, 5 भाषाएं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे की जिसका यहाँ पे घर है उसकी मातृभाषा जो है वो उसकी किताबें यहाँ रखी जाएं। और हम फ्रेंच रख रहे हैं, स्पेनिश रख रहे हैं, इंग्लिश है और एक हम उसके अपने उसकी रखेंगे, अपना जो उसके जहाँ का है वो उस भाषा का रखेंगे। और लैटिन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पढ़ें बच्चे। तो ये जब हुआ चेंज तब उसके बाद फिर ये हिंदी स्कूलों में ऐसे इनकरेज की जाने लगी और हिंदी उर्दू दोनों। और अब यहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों के पढ़ाते हैं लोग, मगर स्कूलों में नहीं है, वो करिकुलम में ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं हिंदी उर्दू पढ़ते हैं ऐसे। पुलिस में इन लोगों को हिंदी पढ़वाई जाती है। शर्मा जी की एक जानने वाली हैं, वो टीचर हैं वहाँ पे पुलिस में जाके वो हिंदी पढ़ाती हैं, क्योंकि वो जब लोग गलतियां चोरी करते हैं, कुछ होते हैं, तो जो अपने लोग हैं वो अपनी भाषा में बोलते हैं आपस में, तो जिसमें पुलिस वाले हैं ये सब सुन सकें, समझ सकें और टेलीफोनों को टैप करें तो उस पर वो समझ सकें। तो इस तरह से इनको हिंदी पढ़ाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे एज अ लिटरेचर, एज अ साहित्य हिंदी नहीं है कि हम ये सोचें। हाँ, शर्मा जी जैसे हिंदी के वो कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इनके प्रोग्राम्स जो है पार्लियामेंट में होते हैं, यहाँ की संसद में, और बहुत इज्जत दी जाती है, मगर उसमें सारे हिंदी वाले लोग आते हैं, अंग्रेज तो नहीं आते हैं। वो हाँ करने देते हैं प्रोग्राम, वहाँ पे कभी रोकते नहीं है। हम लोगों के बहुत यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वीरेंद्र शर्मा, वो हम लोगों को वहाँ का हॉल बुक करवा देते हैं। उनको पंजाब के हैं लेकिन हिंदी को वो खास वो देते हैं, उसके ऊपर उनका वो है सरपरस्ती करते हैं और उसको जगह देते हैं। तो कहीं भी प्रोग्राम हो रहा होता है वो आते हैं उसमें और हिंदी को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, हिंदी भाषा को। तो हम लोग आपस ही में जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। ये भारतीय मूल के बहुत अच्छे एमपी हैं यहाँ पे, वीरेंद्र शर्मा जिनका नाम, तो भारत की बहुत ज्यादा यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं वो इस तरह से। तो मगर हिंदी को हम वो नहीं कर सकते इस वक्त, दूसरी जबान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि उनका क्या है, वो लोग कितना, जहाँ हमको सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई कोशिश नहीं उनकी हो रही है कि वो हिंदी के यहाँ पे हिंदी को बढ़ाएं, हिंदी उर्दू किसी भी भाषा को। तो कैम्ब्रिज में इसके इम्तिहान होते हैं, हमारी एक दोस्त है वो उसके पेपर्स बनाती हैं, इम्तिहान लेने जाती हैं, वो हिंदी में पीएचडी हैं आप लोगों की तरह। और उर्दू में भी ऐसी उर्दू वाले लोग हैं, वो भी इस चीज से लगे हुए हैं कि कैम्ब्रिज में भी जो इम्तिहान होते हैं उर्दू के, वो अलग से इम्तिहान है, कैम्ब्रिज के करिकुलम में नहीं है मेरे ख्याल में, ना ऑक्सफोर्ड में उनके। वहाँ पे भी एक टीचर हैं, शर्मा जी वो क्या करते हैं वहाँ, टीचर क्या पढ़ाते हैं? ऐसा है जी कि कैम्ब्रिज वगैरह में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हायर लेवल की एजुकेशन है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में 10वीं और 12वीं के इक्विवेलेंट ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम्स पूरी दुनिया में करवाती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वो इसमें मतलब लगभग दुनिया के 92 कंट्रीज के लोग, 92 देशों के लोग उसमें एग्जाम्स लेते हैं। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार में। जहां तक हिंदी साहित्य की बात है, साहित्य और भाषा दो अलग चीजें हैं। भाषा का काम बेसिकली कम्युनिकेशन है, तो उसके लिए तो काम होता है,
जहां तक साहित्य का सवाल है, साहित्य क्योंकि वैसे भारत में भी कुछ पढ़े लिखे लोगों की एक्टिविटी है। हिंदी साहित्य तो करोड़ों भारतीय जो हिंदी पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ते। तो साहित्यिक क्षेत्र और भाषा का क्षेत्र दोनों अलग अलग है। और भाषा के लिए ब्रिटेन में बहुत सारी ग्रांट्स हैं। अगर हम कोई क्लासेस चलाना चाहते हैं या हम हिंदी से जुड़े कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो ब्रिटेन के बहुत से ऐसे इदारे हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं उन प्रोग्राम्स को आयोजित करने के लिए। उसमें ये नहीं देखा रहता कि आप हिंदी के लिए मांग रहे हैं या उर्दू के लिए मांग रहे हैं। जो भी मांगता है, जो यहाँ का नागरिक है, उनको सपोर्ट मिलती है उनकी भाषा के लिए। जी बहुत बहुत आभार, प्रणाम। जी, भाषा की तरह से तो हो गया ना कि वो तो कोर्स में उस तरह से नहीं, जो आप सोच रही हैं कि साहित्य कितना पढ़ाया जाता है, वो नहीं है। ये बता दिया शर्मा जी ने। और कोई सवाल है क्या? अब तो पांडे जी भी थक गए मेरे ख्याल में। थके नहीं। अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न? एक सवाल आया था, ये कोमल पूछ रही है मैडम आपसे कि आपने जो ये अभी बताया या आपका जो पूरा जीवन संघर्ष रहा है, इस पर क्या आपने कुछ लिखा है संस्मरण या कोई ऐसी चीज जो कहीं प्रिंट में उपलब्ध हो? नहीं, मुझसे कहा बहुत जाता है, मगर मैं कहूंगी इस मामले में मेरी बहुत मोटी खाल है। मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। शर्मा जी इसके बाद फिर कहेंगे, देखे अब सब लोग भी कह रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यही यात्रा है मेरी, जो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। तो फौरन लोग कहते हैं कि इसको लिख डालिए। अब लिख डालिए तो इससे पीछा छूटे, जब पॉलिटिक्स है तब लिख डालूंगी। फुल टाइम तो यही ले। अब इस साल हमारा इलेक्शन का साल है, तो रात और दिन उसी का काम हो रहा है राजनीति में। तो मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समय नहीं है, लिखना चाहूँ तो लिखूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें लिखने की क्या बात है, मैं क्या लिखूं, इस वजह से नहीं लिखा गया, कुछ नहीं लिखा है। हालांकि इसमें एक अनुरोध हमारा भी है, जितनी हम लोग बातें सुनी, तो अगर आप फॉर्मेट आप स्वयं चुने, और तेजन जी वहाँ आएंगे, कि अगर आत्मकथा जैसा अगर आप कुछ लिखें तो वो बहुत मानने लायक चीज, क्योंकि जितने समाजों का अनुभव आपके पास है वो प्राय दुर्लभ होता है। आपका नाम कोमल है ना? ये तो दिनेश बोल रहा था। अच्छा, गणेश। जी मैम, मैं यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ, मैं तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि जैसे आपने ये सब बताया, तो अगर लिख देती तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए थोड़ा सा सहूलियत भी हो जाती है, और खासकर हम लोगों को, जैसे हमारे यहाँ के कई साहित्यकार हैं और कई ऐसी महान प्रतिभाएं हैं जो कि बाहर चली जाती हैं, तो उनके बारे में जानना तो हम लोगों को चाहिए ही। और ऐसा होगा तो हम लोग और भी कई चीजों को जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप लिख देती तो हम लोग को पढ़ने में आसानी होती, आत्मकथा या फिर संस्मरण, कुछ भी इस टाइप का। पहले तो हमको कुछ ये यकीन आए कि ये इस लायक है कि लिखूं। मुझे तो नहीं समझ में आता कि इसमें मैं क्या लिखूं और उससे क्या फायदा होगा किसी को। ये बात जो है, ये मुझे नहीं। एक मैं जब खत्म होने से पहले एक बात ये कहना चाहूंगी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भारत में जो है वो डॉक्टर बन चुका है। इससे ये अंदाजा, हिंदी में जितनी यहाँ पे मेरे ख्याल में बैठी हैं लड़कियां, इस पे सभी कोई डॉक्टर है या कोई डॉक्टर बनने वाला है, ऐसी लड़के भी यंग। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं बहुत इससे प्रेरित होती हूँ हमेशा, और सोचती हूँ काश ना आई होती तो आज मैं भी डॉक्टर होती। मुझे जितना शौक था हिंदी का, उस हिसाब से मैं भी यही करती। तो आप लोग जारी रखिएगा इसको। और एक बात मैं जो और कहना चाह रही थी, मैं वहाँ पे भोपाल में बुलाया था उन्होंने, सीहोर नाम का वहाँ एक गांव है जहाँ पे कि एक अच्छे साहित्यकार हैं, उनका नाम है पंकज सुबीर। तो पंकज सुबीर ने मुझे बुलाया, तो वहाँ पे जो पत्रकार आए उन्होंने कहा कि आज हम इनको नहीं बुलवा के सुनेंगे, हम ये चाहेंगे कि हम शुरू ही से प्रश्न करें। और
और हमारे जो प्रश्न होंगे वो इसका जवाब दें। तो फिर एक ने पूछा था कि ये बताइए कि इतना वहाँ पे हमने सुना है भारत में, इंग्लैंड में लोग बहुत ठंडे दिमाग के होते हैं, इस तरह लड़ाइयाँ नहीं शुरू हो जाती हैं, सड़कों पे चिल्ला के बोलते नहीं हैं और स्वभाव बहुत अच्छा है। और कैसे ये होता है, क्यों कर पाते हैं ऐसे? तो मेरे एक ही जवाब समझ में आया। मैंने कहा देखें, बचपन से ये तरबियत जो है, ये संस्कार जो है, लफ्ज संस्कार जो है, वो जो हमारी भाषा में है, संस्कार का पैरेलल हमें उर्दू और अंग्रेजी में नहीं मिला है अभी तक। मेरी नहीं समझ में आता कि क्या कहूँ। संस्कार जो है वो आपस में एक बहुत ज्यादा कई चीजों का वो है जो मिला के बनाया गया है, और वो उससे किसी को आप संस्कारी कहते हैं तो इसके मतलब है, या संस्कार सिखाते हैं तो उसको कई चीजों को सीखना पड़ता है, तब वो संस्कारी बनता है। तो उन्होंने कहा कि क्या कैसे सिखाते हैं? तो मैंने कहा बचपन ही से बच्चों को 3 मैजिक लफ्ज, जादू के 3 लफ्ज हैं जो वो सिखाए जाते हैं, और स्कूलों में भी और घरों पे भी। एक है थैंक यू। आप कोई भी आपका कुछ करे, कोई भी आपके लिए भलाई करे, कुछ दे, तो थैंक यू कहना है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है थैंक यू कहना है। और फिर अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपको डांट पड़ रही है, या बाजार में आप बड़े हैं, कोई चीज उसने कहा तुम देख के नहीं चलते हो, तो सॉरी। सॉरी लफ्ज जो है, क्षमा जो है, वो क्या जाता है, इतना छोटा सा लफ्ज है, हम कह दें क्षमा। और तीसरा लफ्ज है उसमें प्लीज। प्लीज, जो भी आप किसी से काम कहें, पहले आप प्लीज कहें, कृपया कर दीजिए, कृपया कर दीजिए। और हमारे सामने तो कृपया सर बैठे हुए भी हैं, तो ये लफ्ज भी बहुत जादुई लफ्ज है। तो मैंने कोशिश की कि आप लोग तो यहाँ पे बड़े लोग हैं, मैच्योर हैं सारे, और आप लोग संस्कारी लोग हैं, लेकिन मैं बच्चों के यहाँ से जब बात होती है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी इसीलिए कह रही हूँ कि मैसेज एक है कि बच्चों के आपके संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल फर्क देखती हूँ यहाँ के बच्चों में और दूसरे यहाँ के एशियन बच्चों में बहुत फर्क होता है। तो जी कह के नाम लेते हैं, जी कहते हैं, और ये और क्षमा भी कहते हैं, और शुक्रिया भी कहते हैं, और सॉरी भी कहते हैं, और प्लीज भी कहते हैं। तो मगर ये चीज मुझे वहां मैंने कही थी भोपाल में, तो ये दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन बना था कि उनका लोकल जो अखबार है उसमें आया था कि ज़किया ज़ुबैरी ने कहा कि ये 3 लफ्ज जो है मैजिक वर्ड्स हैं, इसको इस्तेमाल करना बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। तो ये बात अभी मैं आप लोगों से बात कर रही, जब आप प्रश्न पूछ रहे थे, आपका टाइम जब आया तब मैंने सोचा कि ये मैं अपना जरूर बता दूं, जो कि आप लोगों के अपने नाती नहीं होंगे और बच्चे होंगे, उन लोगों को सिखा सकें जिसमें। तो दिनेश, अब आप बताइए क्या करना है? बस अब ये समापन की ओर कार्यक्रम बढ़ रहा है। आप पांडे जी औपचारिक धन्यवाद देंगे। पांडे सर, और ये कार्यक्रम आप मैडम का धन्यवाद दीजिए और ये समापन की ओर रखा। दिनेश जी द्वारा आयोजित लेखक संघ 9 सृजन और परिवेश के व्याख्याता के रूप में हमने आज जाकिया जी को सुना। उन्होंने आत्मकथा के रूप में, जो उन्होंने कभी नहीं लिखा है, लेकिन आत्मकथा के रूप में उन्होंने अपना रचनात्मक परिचय दिया। हम सब उससे लाभान्वित हुए। विशेष रूप से हमारे यहाँ के लोग जो भाषा और संस्कृत के रूप में अलग अलग दृष्टि रखते हैं, उन्हें सृजनात्मकता और सांस्कृतिक बोध का एक नया पाठ सुनने को मिला। मैं विभाग की ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से, इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले लोगों की ओर से, सभी लोगों की ओर से मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बहुत ही बेबाकी के साथ
ऊपर उठ करके धर्म से, भाषा से, संस्कृत से ऊपर उठ करके एक रचनाशील व्यक्तित्व की निरूपण की, वानगी पेश की, प्रस्तुत की। मैं आपके प्रति विशेष रूप से आभारी हूं। मैं आभारी हूं दिनेश जी के प्रति, तेजिंदर जी के प्रति। बीच बीच में वे सह व्याख्याता के रूप में व्याख्यान में रोचकता पैदा करते रहे और यात्रा के क्रम को चरितार्थ करते रहे। आप सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी प्रकार यह क्रम आगे चलता रहे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद दिनेश, आपका बहुत ज्यादा, और पांडे जी आपका, और दूसरे है शिव जी जो है आप सब जी, शिवकांत ना उनका, और हाँ शिव प्रकाश जी का, और शर्मा जी का भी, जो कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर जगह पे, यहाँ पे इस मंच पे। और ये भी एक बात है कि कभी किसी से कुछ पूछने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। मुझे कोई वो नहीं है, इन्होंने किया, और ये तो मेरी बात आगे बढ़ी और मेरे लिए खुशी की बात है। आप लोग भी कभी किसी जगह भी सोचें कि हम बोल रहे हैं तो हम ये क्यों इनसे पूछें। पूछना जो है वो हमेशा अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया है, इसका बेहद धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पे सारे पढ़े लिखे लोग और बच्चे भी, और मैं अपने शहर, अपने देश से, अपने शहर से बात कर रही थी। ये मेरे लिए मैं इस क्रम में 2 पंक्ति आपके सामने रखूंगा। इस क्रम में 2 पंक्ति मैं आपके सामने रखूंगा। देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, साहू भेष में रहेंगे, पर रावरी कहाएंगे। देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, पर रावरी कहाएंगे। धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा।